So hi everyone, welcome all in third lecture of this Yes. building material and construction topic. So I will mute everyone, okay? So I will mute everyone, or even let me just change the setting from here. You will not able to unmute yourself. चलिए. So if you want to ask anything, so you can raise your hands and you can just text. आप मैसेज कर सकते हो, फाइन. चलिए, हमारा टॉपिक है ब्रिक्स. तो स्टार्ट करते हैं ब्रिक. तो सभी ने देखी होंगी कॉमन ब्रिक्स जो हमारे पास होती हैं बेसिकली. अब देखो यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. सो अगर मैं बात करूँ इसके साइज की, ऑल दो वी ऑल नो वेरी वेल, तो ये जो ब्रिक है इसकी डायमेंशन, ठीक है. मैं ट्रेडिशनल की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक स्टैंडर्ड साइज की बात कर रहा हूँ. इफ आई टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड साइज, मैं सारा का सारा डाटा यहाँ पे फ्रेम कर दूंगा. अब क्वेश्चन देखते जाना, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो रहा है और आंसर आपने रिपोर्ट करना है सीधा सीधा. स्टैंडर्ड साइज की बात करता हूँ, देन वी हैव 19 बाई 9 इंटू 9 सेंटीमीटर में 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर. या आप इसको बोल सकते हो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 190 बाय 90 इंटू 90. ये ऑल डायमेंशंस आर इन mm. ठीक है जी. तो इस ब्रिक की ये जो लेंथ है, ये 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर. इस ब्रिक की ये जो विड्थ है, ये 9 सेंटीमीटर है. और इस ब्रिक की ये जो हाइट है, ये यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है. ठीक है जी. इसमें ना आपको ऊपर यहाँ पे एक इंडेंट भी दिख रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी आर सेइंग इट फ्रॉग. ठीक है, मैं यहाँ पे शो करता हूँ, ये है फ्रॉग. तो फ्रॉग देने का जो पर्पस होता है वो होता है बेसिकली बॉन्डिंग के लिए. ठीक है, फ्रॉग देने का जो पर्पस होता है, मेन इसका पर्पस होता है वो बॉन्डिंग के लिए होता है. और हमेशा फ्रॉग आपको ऊपर की तरफ होना चाहिए. ठीक है. और इस पे जो भी ब्रांड होता है जिसने इसको मार्क बनाया हुआ है, उसका भी यहाँ पे एक मार्का होता है. ठीक है. जेई में पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि इस फ्रॉग की डेप्थ कितनी है. पहली चीज तो ये जो लेंथ है यहाँ पे, ये 10 सेंटीमीटर होती है. ये जो फ्रॉग दिया है इसकी ये लेंथ कितनी है, तो आंसर है 10 सेंटीमीटर. और करना, इसे 10 सेंटीमीटर, ये कुछ नहीं है, फ्रॉग ये. और इस फ्रॉग की ना डेप्थ पूछा होता, इस फ्रॉग की डेप्थ पूछा होता, दैट वाज अ क्वेश्चन इन द स्टेट जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन. ओके. डेप्थ ऑफ फ्रॉग, तो आंसर था 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 10 हो गया. आपके स्टेट जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन था. और इसकी विड्थ कितनी होती है, इसकी जो विड्थ है फ्रॉग की वो है 4 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड करना. तो अगर फ्रॉग की डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन आता है कभी, अगर फ्रॉग की डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ब्रेन के ऊपर ट्रिगर ऐसा रखना कि 10 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर. राइट. तो 10/4/1 हो गया, ये ऑल डायमेंशन आर सेंटीमीटर. और यहाँ पे जो 1 है वो डेप्थ है फ्रॉग की. ठीक है जी, दिस इज डेप्थ. ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज. लेकिन जब हम विद मोटर की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द विद मोटर, तो ब्रिक साइज विथ मोटर. तो अगर हम मोटर साथ में कंसीडर करें, जो इसका साइज होता है वो 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा. एंड व्हाट साइज वी हैव, 20/10/10. जस्ट होल्ड ऑन, सेविंग द डॉक्यूमेंट. दिस डायमेंशन इज 20/10/10. ऑल डायमेंशन आर इन सेंटीमीटर. ठीक है जी. या आप ये भी उसको 200/100/100, तो डायमेंशन है. ये लेंथ हो गया ब्रिक का, ये ब्रेथ है और ये हाइट है. ठीक है जी. सिमिलरली ये भी क्या है, ये फ्रॉक का लेंथ है, ये फ्रॉक का विड्थ है, ये ब्रेथ है, ये फ्रॉक का डेप्थ या हाइट है. ठीक है जी. ध्यान सुनना, जो स्टैंडर्ड ब्रिक है ना, उनको हम मॉडुलर ब्रिक के नाम से जानते हैं. स्टैंडर्ड साइज पूछ रहा है या मॉडुलर साइज पूछ रहा है, या कुछ ऐसा लिख रहा है, साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक. तो कंफ्यूज मत हो जाना कि मॉडुलर ब्रिक का क्या साइज होता है, तो वो स्टैंडर्ड साइज का ही बात कर रहा है बेसिकली. आर यू गेटिंग. मॉडुलर ब्रिक का जो साइज है वो स्टैंडर्ड साइज ही है. लेकिन जब हम उस ब्रिक को अपने मेसनरी वर्क में प्लेस करते हैं, तो जब मोटर भी पिक्चर में आता है, तो ये 19 का 20 बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो गया. और 9 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा.
अगेन 1 सेंटीमीटर हो गया। अगेन जो विड्थ है वो 9 सेंटीमीटर, उसका भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। और ऑन एन एवरेज ये जो ब्रिक का वेट होता है ना, ये भी लिख देता हूँ, आ चुका है पेपर के अंदर, सारे क्वेश्चन यही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। वेट ऑफ ब्रिक, तो ये 3 से लेके 3.5 kg होता है। ठीक है जी, किन किन बुक में 3.6 kg भी लिखा हुआ है। ओके, चलिए। अब अच्छा, मैं यहाँ पे ना ट्रेडिशनल ब्रिक की बात कर रहा था, जो बेसिकली हम यूज करते हैं, ट्रेडिशनल ब्रिक। ये भी कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज क्या है। ट्रेडिशनल ब्रिक साइज, ठीक है। ये भी आपसे पेपर में पूछता है, ट्रेडिशनल ब्रिक साइज बताओ क्या है। ट्रेडिशनल ब्रिक साइज, तो जो ट्रेडिशनल ब्रिक साइज होता है ना, जैसे हम जो ब्रिक यूज करते हैं वो कोई स्टैंडर्ड ब्रिक्स नहीं होती। ठीक है जी। ट्रेडिशनल ब्रिक साइज बोल दो या फील्ड ब्रिक बोल दो, बात एक ही है। कभी कुछ वो ऐसा भी फ्रेम कर सकते हैं, बताओ फील्ड ब्रिक का यहाँ पे साइज क्या है। साइज ऑफ फील्ड ब्रिक्स, तो कंफ्यूज मत हो जाना, पता नहीं कौन सी ब्रिक्स आ गई। तो फील्ड ब्रिक्स बोल दो या ट्रेडिशनल ब्रिक्स बोल दो, बात एक ही है। तो इसका जो साइज है वो है 9 इंच। ये इंच में है, दो ऊपर मैंने ऐसे डैश लगाया तो इंच है। 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच। ठीक है जी। तो यूजुअली जो 1 इंच होता है उसमें 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, मेरे ख्याल से पता होगा सभी को। नहीं पता है तो लिख सकते हो कहीं पर। ये जो 1 इंच है, नॉलेज के लिए फ्रेम कर लो इस पॉइंट को, कि जो मेरा 1 इंच होता है उसमें 2.54 सेंटीमीटर है, या बोल दो 25.4 mm है। तो एक काम करो, 9 इंच में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, चेक कर लो जरा। तो सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू। तो इसका जो दूसरा साइज है ना, जैसे वो 23 सेंटीमीटर की हमारे पास होती है लेंथ ब्रिक की, 23 इंटू 11.4, गलती मत करना, 11.4 है, क्योंकि एग्जामिनर एग्जैक्ट आपसे वैल्यूज पूछ रहा होता है पेपर के अंदर। तो 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो ये तो मैंने बेसिक से आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया। 22.86, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये 23 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। 9 इंची जो हमारे पास दीवार होती है वो 23 सेंटीमीटर, ब्रिक यही होता है। क्लियर। चलिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट की तरफ। लेट्स स्टार्ट। तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन में नया डाटा आएगा, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। चलिए, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स, स्टैंडर्ड ब्रिक्स की बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स पर क्यूबिक मीटर इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी। अब आप एक चीज बताओ मुझे, जो ब्रिक्स का, ये देखो आपको ब्रिक्स दिख रही है ऐसे ना, तो इस ब्रिक की लेंथ कितनी है। आर यू एबल टू टेल मी। ये जो ब्रिक है इसकी लेंथ कितनी होगी, ये वाली। 19 सेंटीमीटर है, राइट। और इसकी ये विड्थ कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। और ये थिकनेस कितना है, ये भी 9 सेंटीमीटर है। तो इन जनरल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल बी इंटू एच हो गया क्या, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, ये तो होता है वॉल्यूम। तो इसको ना तुम सेंटीमीटर के प्लेस पे मीटर में लिख लो जाए। 0.19 मीटर हो गया ये लेंथ में। विड्थ 0.09 होगा, और हाइट भी 0.09 हो गया। आर यू गेटिंग। तो देखो ना, यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। और क्वेश्चन में इसने बोला क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड ब्रिक्स पर क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम गिवन है आपको, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालो कितनी होगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो 1 क्यूबिक मीटर तो आपको वॉल्यूम गिवन ही, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, आंसर आ चुका है मेरे ख्याल से। तो 1 क्यूबिक मीटर अपॉन ये जो आपका वॉल्यूम ऑफ ब्रिक होगा, ये लिख दिया। अब गौर करना, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप यहाँ पे 20 बाई 10 बाई 10 भी यहाँ पे डायमेंशन मान लेते हो ना ब्रिक की, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क इतना होगा कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो रेदर देन में ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है,
तो मैं यहाँ पे 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर हो गया, अगेन 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर हो गया। तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। तो मैं इसके प्लेस पे यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 क्यूबिक मीटर है, ध्यान रखना। ठीक है जी। तो मुझे बता दो कितने ब्रिक्स आ रही हैं। 1, 0.2, 0 पॉइंट नीचे देखो ना, 0.2 है। फिर यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे भी 0.1 है। तो ऊपर भी क्यूबिक मीटर है, नीचे भी क्यूबिक मीटर है। क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर कट जाएगा। अब ये 0.2 है तो 2/10 हो गया क्या? ये जो 2 के बटे में 10 होगा, 10 ऊपर चला गया। ये 0.1 है, ये भी 1/10 हो गया, ये भी 1/10 हो गया। 2×5 = 10, 10 × 10 100 हो गया, 100 × 5 500 हो गया। तो मेरा जो आंसर हो गया डी हो गया। सभी ने आंसर कर दिया मेरे ख्याल से। ठीक, सभी ने आंसर कर दिया। दैट्स ग्रेट। अब देखो इसमें कुछ मैं और एडिशनल यहाँ पे डिटेल डिस्कस करना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू डिस्कस द फ्यू डाटा, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि आपने बहुत बार किया हो, लेकिन डिटेल स्टडी करेंगे जिससे अलग तरह का क्वेश्चन फ्रेम होगा। देन यू विल बी कंपेटेबल टू गिव द आंसर ऑफ दैट। ठीक है, चलिए। अब मैं बात करता हूँ कलर की। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ब्रिक का कलर कैसा होना चाहिए। जो जो मैं रेड में लिखूंगा ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ चुके हैं पेपर के अंदर। ब्रिक का कलर क्या होना चाहिए? तो ब्रिक का जो कलर है ना, वो यूनिफॉर्म डीप रेड, ये आंसर है। यूनिफॉर्म डीप रेड कलर की ब्रिक होनी चाहिए इन, या चेरी रेड, या यहाँ पे चेरी कलर होनी चाहिए, CHERRY, प्लीज रिमेंबर। ठीक है जी। ये आ चुका है पेपर के अंदर। जितने मैं पॉइंट लिख रहा हूँ सारे ये स्टेट जेई के एग्जाम में आ चुके हैं, आप जरूर इनको सर्च कर सकते हो, चेक कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, कि शेप कैसी होती है ब्रिक की। भाई जिसको आंसर आता होगा वो यहाँ पे कमेंट के अंदर फ्रेम कर सकता है। शेप कैसी होती है ब्रिक की? तो आंसर है, शेप होती है इसकी, हाँ जी, रेक्टेंगुलर मत बोल देना, ये है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल, ठीक है जी। शेप कैसी है इसकी? वो है क्यूबॉइडल। शेप कैसी है? वो है इसकी क्यूबॉइडल। अच्छा, मुझे ना ब्रिक की टफनेस चेक करनी है। आई जस्ट वांट टू चेक द टफनेस ऑफ द ब्रिक। आई जस्ट वांट टू चेक द टफनेस ऑफ द ब्रिक। जितने मैं पॉइंट लिख रहा हूँ ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव के सवाल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है। टफनेस कैसे चेक करते हैं? तो टफनेस चाहे तुम सोम में बात करो, या तुम स्टील स्ट्रक्चर में बात कर लो, या तुम मटेरियल की बात कर लो। तो टफनेस बच्चे हमेशा ही यहाँ पे लिंक्ड होती है। ये जो प्रॉपर्टी है, इसको जो हम चेक करते हैं वो इम्पैक्ट लोडिंग से चेक करते हैं। मतलब कितने अच्छे से आपका कोई मटेरियल इम्पैक्ट लोडिंग को रजिस्ट कर पा रहा है, दैट इज टफनेस की वैल्यू हाई है। तो ये जो आपका टफनेस होता है ना, तो इम्पैक्ट लोड जनरली अप्लाई किया जाता है। इम्पैक्ट लोड, ठीक है। ये टेस्ट होता है बेसिकली इम्पैक्ट लोड वाला, जैसे एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट था, जिन्होंने हाईवे पढ़ा है। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट में हम क्या करते थे? टफनेस प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे जो ब्रिक की टफनेस चेक की जाती है, वो ब्रिक को ना 1 मीटर की हाइट से गिराया जाता है। ब्रिक को 1 मीटर की हाइट से गिराया जाता है। हाइट ऑफ फॉल कितना है, प्लीज रिमेंबर दिस वन। ये यहाँ पे 1 मीटर। 1 मीटर की हाइट से ब्रिक को गिराया जाएगा, इस वाले सिरे से। ये जो मैंने हैच कर दिया, ऐसे गिराओगे ब्रिक को। ब्रिक टूटना फूटना नहीं चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, टफनेस चेक कर लिया। हार्डनेस चेक करोगे, हार्डनेस चेक करोगे अब कंफ्यूज मत होना कि टफनेस हार्डनेस एक ही होता है, स्ट्रेंथ एक ही होता है, अलग अलग चीजें हैं ये। हार्डनेस कैसे चेक करो? हार्डनेस होता है रेजिस्टेंस टू द एब्रेसिव एक्शन। हार्डनेस का मतलब क्या है? हार्डनेस का मतलब होता है कि आपका मटेरियल कितना अच्छे से एब्रेसिव एक्शन को रजिस्ट कर पा रहा है। रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेसिव एक्शन, ठीक है। एब्रेशन मतलब जो यहाँ पे घर्षण होता है, रगड़ लगती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हम हार्डनेस ऑफ ब्रिक चेक कर रहे होते हैं ना, जैसे आप साइड पे हो तो आप इसके ऊपर नेल से, अपने नाखून से एक स्क्रैच करने की कोशिश करोगे। बहुत जोर से मत करना कि नाखून ही उखाड़ दिया। ठीक है जी। तो अगर वो नेल का इंप्रेशन, ठीक है, नेल का इंप्रेशन इसके ऊपर बन रहा है ना, तो उसकी हार्डनेस अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे जो टेस्ट है हमारा, वो है फिंगर नेल इंप्रेशन। फिंगर नेल इंप्रेशन, ये बनना नहीं चाहिए इंप्रेशन। अब तुम खुद सोचो कि तुमने नेल से इसके ऊपर ऐसे एक स्क्रैच किया और उसका इंप्रेशन आपको देखने को मिलता, तो कितना ही हार्ड होगा ब्रिक आपका। आर यू गेटिंग? तो उसकी हार्डनेस कम होगी। गौर करना जरा। हार्डनेस के बाद हम ब्रिक की साउंडनेस भी चेक करते हैं। ये मैं सारा यहाँ पे डाटा डिस्कस कर ले रहा हूँ। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। साउंडनेस होता है हमारा जो ब्रिक है वो कितने अच्छे से जो एडवर्स इफेक्ट है उनको वो बेयर कर पा रही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो ईंट लेंगे, उनको आपस में टकराते हैं और यहाँ पे मेटालिक रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। ठीक है जी, समझ रहे बात को? ब्रिक्स
स्ट्रक टुगेदर, दोनों को आपस में टकराओगे। ठीक है, दो ब्रिक ले लो हाथ में। ठीक है, अब ये मत बोलना कि हमारे दोनों हाथ से एक ही ब्रिक उठती है। ठीक है, ब्रिक्स लो दो, उनको आपस में टकराओ। तो जब आप ब्रिक्स को आपस में स्ट्रक करोगे देन इट विल प्रोड्यूस मेटालिक साउंड, मेटल लाइक साउंड आनी चाहिए। तो इट मीन्स आपकी जो ब्रिक है उसकी साउंडनेस यहाँ पे काफी अच्छी है। ठीक है, हमने पढ़ा था एक सीमेंट में भी साउंडनेस वाला टेस्ट। तो साउंडनेस टेस्ट बेसिकली अनसाउंडनेस को चेक करने के लिए यूज होता है। मतलब अगर फ्री लाइम प्रेजेंट होगा या एक्सेस में लाइम प्रेजेंट है या मैग्नीशिया प्रेजेंट है, उसके कारण जो सीमेंट का वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा था, उसको चेक करने के लिए साउंडनेस टेस्ट था। ली चैटली एपरेटस और द ऑटोक्लेव टेस्ट बोलते हैं। ठीक है जी, को बता सकते हैं ऑटोक्लेव टेस्ट में आपने प्रेशर कितना अप्लाई किया था? व्हाट वाज द प्रेशर अप्लाइड इन द ऑटोक्लेव टेस्ट? जो हम पीछे पढ़े होंगे, मैं उसका भी एक क्वेश्चन दागता जाऊंगा हर एग्जाम के अंदर। ये एग्जाम ही चल रहा है हमारा एक तरह से। ऑटोक्लेव टेस्ट में कितना प्रेशर हमने मेंटेन किया था? एनीवन? कोई भी आंसर कर सकता है। यस, 21। 21 वर्ड, 21। 21 क्या है? 21 क्या है? 21 हाथी है, गधे हैं, घोड़े हैं? रणवीर सिंह, क्या है 21? चलिए, इसके साथ मैं कुछ और डिस्कस यहाँ पे, तब तक जागो जरा और आंसर करो। सिविल इंजीनियर हो तो बिल्कुल वैसे आंसर किया करो। 21 kg/cm², यस ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इसके साथ एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी जेई में, कितनी बार रिपीट होता है ये वाटर एब्जॉर्प्शन। और अभी ये एब्जॉर्प्शन जेके एसएसबी में भी क्वेश्चन फ्रेम हुए थे। ठीक है, मैंने बच्चों को बोला था कि आप ब्रिक और सीमेंट पढ़ के जाओ, लेकिन बच्चे क्या थे ना, वो बहुत ज्यादा ज्ञान फैलते हैं कई बार वीडियो के अंदर। तो बोलते हैं सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं। एंड आई टोल्ड टू देम ऑलरेडी कि बच्चे ऑलरेडी आ चुका है ये पेपर के अंदर। तो पास एक्सपीरियंस जो है उनसे आप कुछ सीख लो। और अगेन इस बार भी दो क्वेश्चन ब्रिक से थे और आई थिंक दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन सीमेंट से था। तो जिन्होंने नहीं किया होगा उनके नंबर तो गए। ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें, वाटर एब्जॉर्प्शन, तो वाटर एब्जॉर्प्शन आपका 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 20%। गौर करना, मैं किसी भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोडल प्रोविजन है ये। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर द ब्रिक। इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 20%। 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। जो भी ड्राई ब्रिक का वेट होगा ना, हमने बोला 3 से 3.5 kg है, अब ये मत बोलना कि सर वो तो मास है। ठीक है, हम ये दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग द थिंग्स। ओके, तो ये हम क्या करते हैं, हमारा जो ब्रिक्स होता है उसको हम पानी में डालते हैं। किस तरह से टेस्ट करते हैं हम देखेंगे। 24 घंटे तक हम ब्रिक को पानी में पड़ा रहने देते हैं और उसका हम वाटर एब्जॉर्प्शन चेक कर रहे होते हैं। तो जो भी उसका वेट होगा उसके 20% कर लो, उससे ज्यादा वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए। समझे बात को? जैसे मान लो आप यहाँ पे 3 kg लेके चले ईंट, तो इसका 20% कितना हो गया? 20%, 20/100 × 3 हो गया क्या? कुछ तो ऐसे होंगे जिनको 20% भी करने नहीं आएगा, प्रैक्टिस करो इन चीजों की। तो 20×5 100 हो गया। 3 को 5 से भाग कर दो, 0.6 हो गया क्या? 0.6 kg, मतलब आपका जो ईंट है वो 3.6 kg तक जा सकता है वेट में, पानी में डिप करने के बाद 24 घंटे तक। अगर मान लो इसका जो वजन है वो 3.8 हो गया, 4 kg हो गया, तो वो ब्रिक आपकी रिजेक्टेड है फिर। ठीक है जी, कोड बोलता है कि जितना कम वाटर एब्जॉर्प्शन होगा उतनी अच्छी बात है, क्योंकि उतने कम उसके अंदर पोर्स होंगे, वॉइड्स होंगे, उसकी बर्निंग अच्छी हुई होगी। अगेन कोडल प्रोविजन है। अगेन कोडल प्रोविजन है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ब्रिक की, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ब्रिक की, ठीक है जी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोल दो, क्रशिंग स्ट्रेंथ बोल दो, बात एक ही है। क्योंकि जब कंप्रेसिव नेचर का लोड लगता है तो ब्रिक ब्रिक आपकी तभी क्रश होगी। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, जस्ट होल्ड ऑन, दिस इज सेविंग द डॉक्यूमेंट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ गुड ब्रिक, ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज करता है एग्जामिनर। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 Newton/mm²। आप मुझे फटाक से कमेंट करके बताओ कि ये kg/cm² में कितना होगा। ये kg/cm² में कितना होगा? वेरी गुड, दिस इज द क्वेश्चन। क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है ना, वो यूनिट चेंज कर देगा यार। जैसा हमने सीमेंट के केस में भी देखा था, अगर आपको याद हो, जैसा हमने सीमेंट के केस में भी देखा था, अगर आपको याद, फटाक से आंसर कर दो उसका। मेरे ख्याल से हमने 10 या 12 क्वेश्चन तो अभी डिस्कस कर ही लिए हैं वर्बली। 10 से 12 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। वेरी गुड, श्रवण ने दिया आंसर 100। श्रवण ने आंसर दिया 100, और ये लो 100, तो ये आ चुका है आंसर। ये है यहाँ पे 100। और मैंने आपको बताया भी था, Newton/mm² कुछ नहीं होता, ये मेगा पास्कल है। 1 MPa इक्वल टू 1 Newton/mm²। तो जब भी क्वेश्चन कुछ ऐसा आ रहा है कि उसको एमपीए को kg/cm² में कन्वर्ट करना है, तो ब्रेन के ऊपर ट्रिगर ऐसा रखो कि जो भी वैल्यू आपको एमपीए में गिवन होगी मैग्नीट्यूड, उसको 10 से गुणा कर लो और kg/cm² चिपका दो साथ में।
मैंने आपको ये कैलकुलेट करके भी बताया था जब हम सीमेंट के केस में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देख रहे थे। वी डिड ऑल द कैलकुलेशन, यस राइट। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे, लेट्स प्रोसीड अहेड। तो देखो, मैंने एक क्वेश्चन में मैक्सिमम जितनी भी डाटा है ना, मतलब आप ये बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 से 12 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब जैसे ये क्वेश्चन आएंगे हम इनको ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे और क्वेश्चन का आंसर करेंगे और आगे बढ़े। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये लो, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग ब्रिक, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग ब्रिक, सोच के आंसर करना। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग ब्रिक। अभी देखो यहाँ पे ऊपर जो मैंने ऑप्शन दिया ना, जो मैंने ऊपर पॉइंट लिखा था, दैट इज फॉर द गुड बिल्डिंग ब्रिक। तो यहाँ पे इसने गुड नहीं बोला है, यहाँ पे इसने गुड नहीं बोला है, सी आंसर कर रहे हैं बच्चे। मैं ये बोल रहा हूँ, रुक जाओ जरा, ये देखो यहाँ फंसोगे। मैंने यहाँ पे लिखा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द गुड ब्रिक, यहाँ पे इसने गुड नहीं लिखा है, यहाँ पे इसने गुड नहीं लिखा है, फंसोगे यहाँ पे, ये फंसोगे आप लोग। चलिए कोई बात नहीं। तो अब मैं इसका आपको आंसर दे रहा हूँ, अब मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ फिलहाल, आई एम नॉट गोइंग टू रीड कमेंट ऑफ एनीबॉडी। देखो, ए, ठीक है, मैं, अब देखो मैं यहाँ पे आंसर कर रहा हूँ। अब चेक कर लेना कि आपने जो सोचा है या आपने जो यहाँ पे कोड किया आंसर वो सही है कि नहीं है। हमारा कोड क्या बोलता है, हमारा कोड क्या बोलता है, देखो कोड क्या बोलता है। कोड बोलता है कि मेरे पास जो यहाँ पे ब्रिक है ना, एज पर द आई एस कोड, एज पर कोड, कोड बोलता है फॉर क्लास अप टू 12.5। ओके, जस्ट होल्ड डाउन, ये डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं। इज सेविंग द डॉक्यूमेंट, या फॉर क्लास अप टू 12.5। 12.5 कुछ नहीं है, ये ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गिवन है आपको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। हमारा जो कोड है, मैं कोड भी लिख देता हूँ यहाँ पे। कोड है आपका यहाँ पे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो है IS 3495। आप चेक भी कर सकते हो, गूगल के ऊपर आप चेक भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, उसका पार्ट 1 है ये, दिस इज पार्ट 1। इसके अंदर ये स्पेसिफिकेशन फ्रेम्ड है, जो मेरे ख्याल से सभी तो पंजाब वाले ही हैं, क्योंकि आपके कोर्स के अंदर ना वो कोड भी पूछ लेता है, पूछा हो ऑलरेडी, पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे क्या है ना बच्चे, कोड बोलता है कि अगर ब्रिक की क्लास अप टू 12.5 है, ठीक है जी, 12.5 क्या है, ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इतना होगा, तो जो वाटर कंटेंट है, जो वाटर कंटेंट कुछ नहीं होता, ये आपका वाटर एब्जॉर्प्शन भी आप बोल सकते हो। वाटर कंटेंट है ये 20% है, वाटर कंटेंट कितना है यहाँ पे, 20% है, ठीक है जी। अगर ये क्लास 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 ऑफ ब्रिक जो है वो है 12.5 से अबव, मतलब देखो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये 12.5 क्या है, बेसिकली ये एमपीए में वैल्यू है, ठीक है। 12.5 क्या है, ये यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है एमपीए में। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 12.5 एमपीए से ज्यादा होगी तो ब्रिक अच्छी होगी, ब्रिक अच्छी होगी, वेल कंपैक्टेड ब्रिक होगा, अच्छा ब्रिक का बर्निंग हुआ होगा, तो यहाँ पे जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा वो और कम होगा। तो वाटर कंटेंट ये है बच्चे यहाँ पे 15%, दिस इज 15%। थोड़ा सा हैंग हो रहा है क्लास, हाँ बता रहा हूँ। देखो क्या है यहाँ पे, ये जो कोड है ना, इधर कर देता हूँ मैं, इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा है इधर। तो BIS, दैट इज अ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये है कोड IS 3495 पार्ट 2, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ डालेंगे, बस ध्यान रखना कि आपको याद कितना रहता है, उसी के ऊपर वर्क करना। चाहे बादाम भिगो के खाओ, चाहे आप चने भिगो कर खाओ, लेकिन जो भी खाओ याद रखो। तो ये मेरा कोड है। अब ये कोड क्या बोलता है कि मैंने एक तो यहाँ पे क्लास को डिफाइन कर दिया, और दूसरा मैंने यहाँ पे एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब एक ब्रिक नहीं कि एक ब्रिक को आपने टेस्ट किया सीटीएम में, उसका जो स्ट्रेंथ आया वो आपने ब्रिक का स्ट्रेंथ फ्रेम कर दिया। तो 3 ब्रिक यहाँ पे टेस्ट की जाती है, उनका यहाँ पे एवरेज लिया जाता है, जैसे क्यूब में होता है। तो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कोड में लिखा हुआ है, बिल्कुल एचडीजी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ should not be less than, again this is saving the document, so I'm not able to write anything, just wait. Average compressive strength should not be less than, इससे कम नहीं होनी चाहिए, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होनी चाहिए, किससे कम नहीं होनी चाहिए, लिख रहा हूँ इधर, घबराओ मत। तो ये बोल रहे क्लास है, सबसे पहली जो क्लास है वो है 35। 35, तो 35 क्या है बेसिकली, जो क्लास 35 है ना, तो इस क्लास की ब्रिक की जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 35 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, एमपीए का तो मतलब यही है ना, 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होगी, इससे ज्यादा ये। अगर केजीएफ में लिखना होगा तो, ये कोई मूवी नहीं है केजीएफ, इसको 10 से गुना कर लो, तो केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, ये वही है, फोर्स को लिखने का तरीका है केजीएफ में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो क्लास है वो है 30, अगली जो क्लास है वो है 30। तो 30 क्लास का जो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ब्रिक का, वो 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर, मिनिमम इतना, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा होगा। समझ गए बात को। नेक्स्ट है 25 क्लास, तो कितना स्ट्रेंथ, 25 एमपीए। फिर आ रहा है 12.5, 12.5 एमपीए वाली जो आपकी ब्रिक है, मतलब क्लास वाली जो ब्रिक है, इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, अगेन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12.5। और सबसे कम जो नंबर दिया हुआ है वो है 3.5, 3.5। तो मिनिमम स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये बन रहा है ना। और केजीएफ में लिखना होगा, केजी में लिखना होगा, बात तो एक ही है। तो दिस इज 35 kgf/cm², इससे कम नहीं हो सकती है। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकती है। अभी रुको जरा, अभी ये तो कोड ने बताया, वो डाटा है। अभी एक डाटा और देखो, अभी एक डाटा और देखो, इधर लिख रहा हूँ डिब्बे में, रेड वाले डिब्बे में कर देता हूँ, ये एक तरह से पूरा आपका समरी हो जाएगा ब्रिक का, जो क्वेश्चन के थ्रू हम कर रहे हैं, कंप्लीट समरी हम यहाँ पे गो थ्रू कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ना, जो फील्ड क्लासिफिकेशन, कोड ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि फर्स्ट क्लास ब्रिक है, सेकंड क्लास ब्रिक है, थर्ड क्लास ब्रिक है, फोर्थ क्लास ब्रिक है। ये एक तरह से यहाँ पे फील्ड नोटेशन है ये। फर्स्ट क्लास ब्रिक, गौर करना, फर्स्ट क्लास ब्रिक, उसके बाद है सेकंड क्लास ब्रिक, उसके बाद है थर्ड क्लास ब्रिक जो हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में घर बनाने के लिए, उसके बाद है फोर्थ क्लास ब्रिक। ये जो फोर्थ क्लास ब्रिक है ना, फोर्थ क्लास ब्रिक को हम जामा ब्रिक के नाम से भी जानते हैं, नाम सुने हो कभी, जामा। ये यामा नहीं है, ये है जामा, JHAMA, जामा। या इस ब्रिक को ना हम ओवर बर्न्ट ब्रिक के नाम से भी जानते हैं, जामा ब्रिक्स बोल दो या ओवर बर्न्ट ब्रिक बोल दो, बात एक, ये फोर्थ क्लास ब्रिक है। सबसे ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको इन्हीं ब्रिक्स की मिलेगी, सबसे ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ओवर बर्न्ट ब्रिक की मिलती है। लेकिन आप कभी भी इनको फेसिंग वर्क में यूज नहीं कर पाते, क्योंकि ये इनकी जो शेप होती है वो आपको वार्प्ड मिलेगी। ठीक है, इनके जो एजिज होंगे मुड़े हुए होंगे, तो इनको फाउंडेशन वगैरह में यूज कर सकते हैं जहाँ पे लोडिंग ज्यादा होती है। ठीक है, झामा, JHAMA, झामा ब्रिक। या इस देखो नीचे वाला क्वेश्चन यही है, देखो मेरे ख्याल से इसी से हो जाएगा अभी। और इसे हम ओवर बर्न्ट ब्रिक भी बोलते हैं, ओवर बर्न्ट, जरूरत से ज्यादा पकी हुई ईंट है ये। ठीक है जी। फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है, फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ, फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है, ब्लू से लिख रहा हूँ क्रशिंग स्ट्रेंथ, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एमपीए। एमपीए मैंने आपको बता दी, न्यूटन पर एम स्क्वायर। सेकंड क्लास ब्रिक की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है, रेड से लिख रहा हूँ, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एमपीए। थर्ड क्लास ब्रिक की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5 एमपीए। फोर्थ क्लास की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है, दिस शुड बी, और दिस इक्वल टू बेसिकली 40 एमपीए, इतना तो मिलता ही है। देखो कितनी ज्यादा है, फर्स्ट क्लास ब्रिक से भी ज्यादा है इसकी। तो मिनिमम क्या हो गया, मिनिमम तो 3.5 हो गया ना। आंसर क्या हो गया, ए। आर यू गेटिंग। अभी जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है ना, फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मैं ये जो क्लास अप टू 12.5 तक था, वाटर एब्जॉर्प्शन 20%, 12.5 से ज्यादा अगर क्लास होगी तो उसका वाटर ऑब्जॉर्प्शन था यहाँ पे 15%। वाटर एब्जॉर्प्शन, डब्ल्यू सी का मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन, अंडरस्टैंड करना, या वाटर कंटेंट, ये लो लिख देता हूँ। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो वाटर कंटेंट का वैल्यू है ना, डब्ल्यू सी यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक यहाँ पे 12 से 15% का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है। 12 से 15% ऑफ व्हाट, इट्स ड्राई वेट। सेकंड क्लास ब्रिक का जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 16 से 20% के बीच में है। और थर्ड क्लास ब्रिक का जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 25% है। ठीक है जी। तो किन्हीं किन्हीं बुक में आपको ऐसा भी मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, फर्स्ट क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन 20%, सेकंड क्लास 22% और थर्ड का 25%।
तो 20, 22, 25 के साथ भी आप डाटा फ्रेम कर सकते हो पेपर के अंदर। ठीक है जी, क्लियर इतना? अब तो आंसर कर सकते हो। यूज इन द फाउंडेशन, यस। पार्ट टू ये है या वन है सर? किसका पार्ट टू है? पार्ट टू किसका है रणवीर? ये क्या पूछ क्या रहे हो? मैंने ये कमेंट नहीं देखे, क्लास का क्या बोल रहे हो? क्लास क्या पूछ रहे हो भाई? क्लास क्या पूछ रहे हो? एवी? एवी क्लास के ऊपर साइन ऑफ इंट्रोगेशन का मतलब क्या है? और रणवीर सिंह ये पार्ट टू है या वन है सर? ये तो ब्रिक का पार्ट वन है। अभी तो बोला ये पार्ट वन है ब्रिक का। पार्ट टू कहाँ से आ गया? पार्ट टू तो अभी आया नहीं है, वो तो अभी आएगा बाद में। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैं बोलता हूँ लाइव क्लास लगाओ और डाटा खत्म कर लो। रिकॉर्डेड के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो चक्कर में पड़ते रहोगे। ठीक है, समय नहीं मिलेगा फिर आपको खुद की सेल्फ प्रैक्टिस करने का। अब देखो, मैक्सिमम परमिसिबल वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द बिल्डिंग ब्रिक्स। मैक्सिमम परमिसिबल वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द बिल्डिंग ब्रिक्स एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स वेट। कौन सा वेट है? आंसर है ड्राई वेट। तो कितना है भाई मैक्सिमम परमिसिबल वाटर एब्जॉर्प्शन? उसने लिखा है कहीं यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास? मुझे बताओ, कुछ ऐसा लिखा है इसमें? अब यहाँ पे फंस जाओगे। यहाँ पे फंस जाओगे क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 20% है, वो डी ऑप्शन टिक करेंगे। फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 20%, डी टिक करेंगे। राइट? और यहाँ पे भी चेक कर लो, यहाँ पे भी चेक कर लो, 15% भी आंसर है। देखना जरा, अगर क्लास 12:30 से ऊपर देन वाटर कंटेंट का जो वैल्यू हो 15% भी आंसर है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? यहाँ पे भी 20%। ओके, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे हमारा जो बिल्डिंग ब्रिक है वो 20% है। ठीक है, 20% के साथ ही चले, दैट इज ओके। आई हैव सम डिफरेंट थिंग इन माई ब्रेन। तो आंसर हो गया डी। ये लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, JKSSB। बहुत सारे बच्चे रेस से बाहर हो गए 0.25 के चक्कर में। और बाद में कुछ बच्चे ऐसे थे जो इन हो सकते थे लेकिन उनको पता नहीं चला जस्टिफिकेशन कैसे दें। ठीक है, मैंने टेलीग्राम के ऊपर जितने भी यहाँ पे सोर्स प्रोवाइड कर सकता था मैंने प्रोवाइड किए। आई डोंट नो बच्चों ने आगे अप्लाई किए कि नहीं किए। तो मैं देखो यहाँ पे आपको कोडल प्रोविजंस के साथ यहाँ पे लिखा रहा हूँ डाटा। ऐसा नहीं कि ये कोई थ्योरेटिकल डाटा है तो कहीं से भी उठा के डाल दिया। तो आप कोड IS3495 पार्ट थर्ड ये चेक कर सकते हो, और वहां पे आपको डाटा मिल जाएगा। और कोड बोलता है कि जब मैं यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करता हूँ ना, व्हेन आई एम गोइंग टू डू द वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग टेस्ट है, दो टेस्ट है बेसिकली। तो यूज किया था मोस्टली वो है 24 आवर्स, 24 आवर्स इमर्शन। 24 आवर्स इमर्शन, इमर्शन का मतलब होता है उसको डिप करना, बेसिकली डुबो के रखना। 24 आवर्स इमर्शन। कोल्ड वाटर टेस्ट। कोल्ड वाटर टेस्ट, ब्रिक को ठंडे पानी में 24 घंटे तक डिप करके रखना है। ब्रिक को ठंडे पानी में 24 घंटे तक डिप करके रखना है। ठीक है जी। हाँ जी, कंट्रोल करें, क्योंकि हाँ ये प्लीज बाद में ना ये जो स्क्रीन के ऊपर आप लिख दोगे ना, वो यहाँ मेरी साइड से रब नहीं हो पाएगा। आई विल नॉट बी एबल टू रब ऑल द थिंग्स। और वो फिर हर पेज पे आपको वो चित्रकला देखने को मिलेगी। चलिए, अब ड्राई ब्रिक्स को क्या किया जाता है बच्चे? ड्राई ब्रिक को, जस्ट होल्ड ऑन, डॉक्यूमेंट सेव कर रहा है इसलिए मैं, ये देखो ये टेस्ट है। इसमें 24 घंटे तक हम क्या करते हैं, ईंट को पानी में डुबो के रखते हैं। ठीक है, ड्राई ब्रिक होती है, पहले तो उसको पहले से और ड्राई करना है, गौर करना। हो सकता है उसके अंदर मॉइस्चर हो। तो ड्राई ब्रिक होती है ना, सूखी ईंट, देखने को ड्राई लगती है, हो सकता है उसके अंदर पानी हो, मॉइस्चर हो कुछ। ड्राई ब्रिक को हम ओवन में प्लेस करते हैं। जो ड्राई ब्रिक होती है उसको हम क्या करते हैं, ओवन में प्लेस करते हैं। ओवन का जो टेम्परेचर होता है जनरली, चाहे तुम सॉइल में उठा लो, बिकॉज तुम सॉइल पढ़ रहे हो तो वहां पे भी तो मिल जाएगा बेसिकली। जो ड्राई ब्रिक्स होती हैं उनको हम ओवन में रखते हैं। ओवन कुछ नहीं है, एक बड़ी यहाँ पे भट्टी टाइप की आप बोल दो। ठीक है, तपाते हैं। टेम्परेचर जो होता है 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस, मेरे ख्याल से पढ़ा होगा आप लोगों ने सॉइल के अंदर। ठीक है जी। तो इसको तब तक दबाना है जब तक कांस्टेंट मास ऑफ ब्रिक अटेन हो जाए, टिल
टिल कांस्टेंट मास, क्योंकि अगर पानी होगा ब्रिक में, पानी भाप बन के उड़ता जाएगा, तो ब्रिक का जो मास है वो घटता जाएगा, वजन कम होता जाएगा। और उस ब्रिक को फिर रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लो, उसका वेट नोट डाउन कर लो, कितना उसका वेट है, मान लो उसका वेट आ गया W1 से एग्जाम्पल, जो भी आया होगा। अरे बेटे, अब क्या करोगे आप उस ब्रिक को ना, ये मेरे पास एक वाटर बाथ है, वाटर बाथ कुछ नहीं, कंटेनर होगा जिसमें पानी होता है, उसी को हम वाटर बाथ बोलते हैं। टेक्निकली नेम गिवन है वाटर बाथ, कुछ भी नहीं है कि ऐसा कोई बहुत बड़ी कोई चीज है। ये वाटर बाथ है, ये पानी है इसके अंदर, इस वाटर, ठीक है जी। और गौर करने वाली जो बात ये है कि इसमें वाटर का जो टेम्परेचर है ना, किस टेम्परेचर के ऊपर ये वाटर है, एग्जामिनर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है टेम्परेचर में, 27 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 24 घंटे तक आप इंटो को पानी में पड़ा रहने दो। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं होगा कि खाली एक ही इंट होगी, उसका वाटर ऑब्जर्वेशन आप पता करोगे, हो सकता है उस इंट में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वर्ड ज्यादा हो। समझ लो बात को, ये इंट है, ठीक है। तो पानी में पड़ा रहने दो 24 घंटे के लिए, फिर इसको बाहर निकालो पानी में से। एक आप साफ कपड़ा लो, कॉटन क्लोथ लो, इससे ईंट को अच्छे से पोंछो, और लगभग 3 या 4 मिनट बाद उसका फिर से वेट कर लो, जो वेट आएगा उसको W2 बोल दो। समझ बात को। अब इस ब्रिक में पानी भी है, तो मुझे बताना कि वाटर कंटेंट कैसे लिखते हैं, वाटर कंटेंट कैसे लिखते हैं, सॉइल तो पड़े ही होंगे, ये बता दो फिर, हाउ टू राइट द वाटर कंटेंट, किसका रेशियो होता है ये। तो जो वाटर कंटेंट जो होता है वो रेशियो होगा यहाँ पे वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड का। ठीक है जी, तो वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। ये बहुत ज्यादा स्लो है। देखो मैं बाई MCQ पूरा का पूरा आपको ब्रिक यहाँ पे गो थ्रू करवा दूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कितना आप दिमाग में डाटा रिटेन रखते हो, इट्स अप टू यू। तो जितना हो सके ना चीजों को आपको रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, BMC का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, जितना रिकॉल किया उतना डाटा दिमाग के अंदर रहा। तो वाटर कंटेंट क्या बन जाएगा, यहाँ पे रेशियो होता है वेट ऑफ वाटर, हो जाएगा वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड का रेशियो। सॉलिड कुछ नहीं है आपकी, बिल्कुल ड्राई इंक की हम बात करें, वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, W2 में से W1 घटा लो, और ड्राई ब्रिक का जो वेट है वही तो है यहाँ पे, वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100 कर लो। समझ रहे हो बात को। तो कोड बोलता है कि अगर आपके पास जो ब्रिक है, अगर अप टू क्लास 12.5 या इससे नीचे, तो इनका जो वाटर कंटेंट है, जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लास अबव 12.5, तो उनका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो आपका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोडल स्टेटमेंट है। ठीक है जी। एक यहाँ पे 5 घंटे तक ब्रिक को उबलते हुए पानी में भी डालते हैं हम, वो भी एक टेस्ट है, 5 आवर बॉइलिंग टेस्ट भी होता है यहाँ पे, उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। वन मोर टेस्ट इज देयर, वन मोर टेस्ट इज देयर, ब्लैक्स लिखता हूँ, 5 आवर्स बॉइलिंग टेस्ट इज आल्सो देयर, दो टेस्ट है, मैंने आपको बताया था। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। कोई अगर आपको लगता है कि यहाँ आपने कुछ और डाटा पढ़ा हो या कुछ चीज पूछना चाहते हो, सो यू कैन जस्ट कमेंट योर सेल्फ, ओके। क्योंकि देखो ना, आप तो मानते नहीं, इसलिए मुझे सभी को म्यूट करना पड़ रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, मेरे ख्याल से ये बेस्ट है, दिस इज बेस्ट वे, इससे क्वेश्चन भी हमारे जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। कोई सा पॉइंट यहाँ तक रिपीट करना हो, कोई सा पॉइंट यहाँ तक रिपीट करना हो। एनी वन पॉइंट, अगर कोई सा पॉइंट यहाँ पे रिपीट करना हो। टू स्लो। आ जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर। सर ब्रिक जब वाटर में इमर्स करते हैं तो टेम्परेचर 15 to 30 डिग्री सेल्सियस रखते हैं ना, ये कौन सा टेम्परेचर है इसी का। कोड तो बोल रहा है 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस, 15 से 30 क्यों रखोगे, 15 से 30 तो रेंज में नहीं आ रहा है, कहाँ पढ़े डाटा, ये डाटा कहाँ स्टडी किए। देखो,
ऊल फजूल की चीजों में नहीं पढ़ना है। कोड उठाओ, कोड देखो, क्योंकि बाद में जब क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ और मिलेगा ना, उसको आपको चैलेंज भी करना होगा। मेडिजी की बुक में। हाँ, कोड देखो, मैं कोड फ्रेम कर रहा हूँ। ठीक है। फिर पेपर में ना मेड इजी बेक इजी बना देगा आपको। इसलिए कोई भी डाटा है, किसी भी सेंटर का है, आप जरूर, अगर उसके कोडेड प्रोविजन है, जस्ट हैव अ लुक ऑन द कोड, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कोड जरूर गो थ्रू करें। चलिए, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स कहाँ यूज होती है? डैम्पनेस के लिए नहीं, हाई कंप्रेसिव लोड के लिए नहीं, हाई केमिकल कॉन्टेमिनेशन के लिए नहीं। ये होती है जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। अगर मान लो मुझे लाइनिंग करना है फर्नेसिस में, जो भट्टियां होती है, लाइनिंग करना है, तो वहां पे मैं यूज करता हूँ। और ये जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती है ना, ये पूछ सकते हैं आपसे, अभी तक क्वेश्चन आया नहीं। दीज ब्रिक्स आर मेड, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर मेड, किससे बनती है ये? फायर क्ले से। किन से बनती है? ये बनती है फायर क्ले से। और एक और यहाँ पे वर्ड दिया गया, और रिफ्रैक्टरी क्ले। रिफ्रैक्टरी क्ले। ठीक है जी। तो हाई टेम्परेचर जहां पे भी होता है, जैसे आपको कंस्ट्रक्शन करना है, लाइनिंग या लगाना है फर्नेसिस में, यूज इन लाइनिंग, और लाइनिंग लिखो आप, यूज इन लाइनिंग ऑफ फर्नेसिस। ठीक है जी। फोर्थ का आंसर हो गया ए। फिफ्थ पे चलते हैं। मैं कॉन्टिन्यूसली आपके कमेंट देख रहा हूँ, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, एज पर IS 10701992, ये कोड दे दिया। ठीक है जी। इस कोड के अकॉर्डिंग अ ब्रिक शुड नॉट अब्सॉर्ब वाटर बाय मोर देन। तो हम कोड जो स्टडी करते हैं ना, वो होता है हमारे पास यहाँ पे IS 3495 पार्ट 3। तो ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब 20% से ज्यादा नहीं करना चाहिए, अभी देखा था पीछे 20%। 10% कहाँ पे लिखा है? 25 पे भी चलेंगे हैं? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे, हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पे कोड दिया हुआ है हमारे पास 1070। नाउ चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रही है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, इस टाइप हो गया था, इस टाइप हो गया था। ठीक है। तो एज पर IS 10701992, ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर बाय वेट मोर देन 20%। देखो ना यहाँ पे जो आंसर है ना, मैं फ्रेम करता हूँ। 20% था ये अप टू क्लास 12.5 के लिए, और 15% था यहाँ पे, जो ऑप्शन में है ही नहीं, 15% ग्रेटर देन क्लास, मोर देन क्लास, अबव 12.5, उसके लिए वाटर एब्जॉर्प्शन था 15%। तो 15% तो कहीं है नहीं। अगर इसमें 15% होता ऑप्शन में, फिर तो हम उसको आंसर भी टिक करते। 10% पता नहीं कैसे आंसर कर दिया आप लोग। बी आंसर आ रहा है इसका तो। इसका आंसर बी आ रहा है। फिफ्थ का आंसर कितना आ रहा है? बी आ रहा है। सिक्स पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ बर्न क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स। पहली चीज बता दूं आपको, जो हमारी ईंटें बनती हैं वो क्ले से ही बनती है ना, इसमें और भी हमारे इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं। सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, लाइम होता है, आयरन ऑक्साइड होता है ना, मैग्नीशिया होता है। तो ये मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? 3.5 है क्या? डिस्कस किया था अभी पीछे, 3.5 देखो।
सीधा क्वेश्चन बन गया यहाँ पे सी। अब एटलीस्ट जो मैं आपको डाटा बता चुका हूं ना, वो वाले क्वेश्चन आप गलत मत करो यहाँ पे। नहीं तो इससे ये पता चलेगा कि प्रेजेंस ऑफ ब्रेन था ही नहीं उस वक्त जब हम डाटा डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स आर यूज फॉर लाइनिंग ऑफ द फर्नेसेस, ये भी अभी देखा। इसमें से कौन सी ब्रिक है जो आप यहाँ पे लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस के लिए यूज करोगे? ठीक है जी। कौन सी ऐसी ब्रिक्स है जो आप लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस के लिए यूज करोगे? तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है कि नहीं? कौन सी ब्रिक्स है? रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है। आंसर हो गया सी। अब मेरे ख्याल से ना कुछ डाटा हम डिस्कस कर ही लेते हैं रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के रिगार्डिंग में। ठीक है, फिर देखते हैं। अगर मैं रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की बात करूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर ये पूरा खाली स्पेस है, तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 का हम डाटा लिख रहे हैं, सॉल्यूशन। क्वेश्चन के साथ लिख रहा हूँ जिससे आपको साथ साथ चीजें यहाँ पे क्लियर होती रहेंगी। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो आंसर था, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, और इसे हम फायर क्ले ब्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, फायर क्ले ब्रिक्स। ठीक है जी। एक ब्रिक तो होंगे नहीं, बहुत सारी ब्रिक्स ऐसे। हाँ, इसका आंसर सी है। वेरी गुड, आंसर तो सी है। ये ऑल आर राइट। अब देखो जो डाटा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं ना वही पेपर में सीधे सीधे आ जाए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, थोड़ा अब ये बातों को समझो। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऑफ कोर्स क्वेश्चन विल बी देयर, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बिल्कुल सारे आ जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर आप डिटेल डिस्कस करोगे ना, क्वेश्चन के अंदर डिटेल डिस्कस करोगे, तो मेरे ख्याल से वो एक क्वेश्चन से आपके 10 से 12 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जिससे फायदा ये होगा कि अगर वो क्वेश्चन को कैसे भी तोड़ मरोड़ करके आपके सामने पेश कर रहा है ना, तो फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो पेपर के अंदर। तो ये किस पर्पस के लिए यूज की जाती है? यूज्ड फॉर लाइनिंग पर्पसेस, है कि नहीं? यूज फॉर लाइनिंग ऑफ द फर्नेस। ये एक तो उसने क्वेश्चन बना दिया था पीछे, अगर आपने देखो, और वहां यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन को डाल के रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आंसर ही कर दिया। देखो यहाँ पे जो ऑपरेट की जाती है, ये ब्रिक्स लगाई जाती है ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर। ठीक है जी। ओके, थैंक यू। यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ द फर्नेस ऑपरेटेड एट द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे जहां पे भी होगा उनको बियर करने के लिए आप ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स यूज करोगे। ठीक है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स इनका पर्पस ये होता है यहाँ पे हाई टेम्परेचर को बियर करना। तो कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे फ्रेम करना चाहता हूँ। हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाई टेम्परेचर? आपसे पूछ सकते हैं पेपर के अंदर कि जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हैं कितने टेम्परेचर को अच्छे से बियर कर ले। मैं आपको बता दूं, अगर कंक्रीट का स्ट्रक्चर होगा, आग लग जाएगी तो ऐसा धमाका होगा जैसे बम का धमाका होता है। ठीक है जी। और कंक्रीट से भी कम फायर रेजिस्टेंस, कंक्रीट का तो फिर भी फायर रेजिस्टेंस अच्छा है, लेकिन उससे भी कम फायर रेजिस्टेंस है स्टील का। अगर स्टील का बिल्डिंग होगा, स्टील स्ट्रक्चर होगा, उसमें धमाका और पहले हो जाएगा। और सबसे ज्यादा फायर रेजिस्टेंस होता है ब्रिक्स का। जो हमारे पास बिल्डिंग्स होती हैं, जो हमारी ब्रिक मेसन से बनी होती है, तो अगर आपने ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक से अपना स्ट्रक्चर बनाया तो 1700 डिग्री सेल्सियस तक की हीट को ये बियर कर सकती है। ये लो, नया क्वेश्चन हो गया। सोचा भी नहीं होता होगा पेपर के अंदर कि इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो ये जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती है ना, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में पॉइंट लिख रहा हूँ सारा। कैपेबल, कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग वेरी हाई टेम्परेचर अप टू 1700 डिग्री सेल्सियस। गौर करना। ठीक है जी। और इन ब्रिक्स की जो बर्निंग होती है ना, एक होता है ड्राइंग होना ब्रिक्स का। ड्राइंग मतलब इनको सुखोते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इनको बर्न करना शुरू कर दोगे तो इनिशियल स्टेज में मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है, जिससे ब्रिक आपकी वार्प हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी गैसेस बाहर निकलेंगी तो अंदर वॉइड्स भी होंगे, फिर कैविटी भी रह जाए, जो हम कभी चाहते नहीं है। तो यहाँ पे इधर लिख देता हूँ एक पॉइंट और। इनकी जो बर्निंग होती है ना, ठीक है, आपने टेम्परेचर तो बोल दिया इतना है 1700 डिग्री सेल्सियस का। जो बर्निंग होती है, अगर आपने नाम सुना है, जैसे हॉफमैन किलन होती है, बुल ट्रेंच किलन है, प्लीज रिमेंबर देना फॉर द टाइम बिंग नाउ। देखेंगे क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करेंगे। हॉफमैन किलन, किलन कुछ नहीं होती, भट्टी होती है, एक क्लैंप भी होती है। किलन से जो ईंटें निकलती है उनकी क्वालिटी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू द क्लैंप्स। ठीक है जी। किलन से जो हमें ये ब्रिक्स मिलती हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छी होती हैं एज कम्पेयर टू जो ब्रिक्स हमें क्लैंप से मिल रही होती है। तो ये है किलन, KILN, किलन। ठीक है जी। और इनका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है ना,
ये जो आपकी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हैं, ये कितना वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन। ये वाटर कंटेंट लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। तो इनका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 4 से 10% के बीच में है, देखो कितना कम है। आर यू गेटिंग? और इनकी मिनिमम, इतनी तो मिलेगी मिलेगी मिनिमम। ये पूछ सकता है आपसे पेपर के अंदर, जितने मैं रेड से पॉइंट लिख रहा हूँ ऑल आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिनिमम, एवरेज, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोल दो, क्रशिंग स्ट्रेंथ बोल दो, कंफ्यूज मत हो जाना पेपर के अंदर। यार हमने तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ा था और इसने क्रशिंग पूछ लिया, या हमने तो क्रशिंग स्ट्रेंथ पढ़ा था इसने तो कंप्रेसिव पूछ लिया। तो मिनिमम जो यहाँ पे एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ब्रिक का, वो 3.5 MPa, 3.5 MPa। 3.5 MPa का मतलब क्या होगा? 35 kg/cm², kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वट एवर यू वांट टू राइट। अब इसमें भी अगर वो फंसाना चाहेगा ना आपको, इसमें उसकी वो टाइप्स पे आ जाएगा। ये जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है, जितना भी डाटा मैं सारा का सारा यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, ये जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है, ये जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हैं, क्योंकि आपको ना पेपर में ठगा हुआ फील नहीं होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन हमने कुछ स्टडी नहीं किया था, ऐसा हमने डाटा पढ़ा नहीं है, बिल्कुल टोटली नया क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि हर एग्जाम के अंदर 2 या 3 सवाल तो ऐसे होते ही हैं जो बिल्कुल आपकी रीच से बियॉन्ड ही होंगे। अगर मान लो ऐसा आपको एक ही क्वेश्चन मिला जो आपने कभी स्टडी नहीं किया था या कभी देखा था, तो ये मानो आपकी जो तैयारी है वो अव्वल दर्जे की। ठीक है जी। तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में कौन कौन सी ब्रिक्स फॉलो करते हैं? जैसे एसिड ब्रिक्स होगी, इसी के अंदर आती है। एसिड ब्रिक्स होगी, गौर करना, एसिड ब्रिक्स होगी, इसी के अंदर है। बेसिक ब्रिक्स है, इनके भी फर्दर टाइप्स हैं, एसिड ब्रिक्स के, बेसिक ब्रिक्स के। बेसिक ब्रिक्स के अंदर जो एक पॉपुलर ब्रिक है वो है यहाँ पे बॉक्साइट ब्रिक, BAUXITE, बॉक्साइट ब्रिक्स। ये भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है पेपर के अंदर, बॉक्साइट ब्रिक्स, और इसका मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, तब भी देखेंगे डिटेल। और तीसरा है न्यूट्रल ब्रिक्स। मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन तो आप ध्यान रखो हमेशा ही। ठीक है जी, इतनी ब्रिक्स तो आप हमेशा ध्यान रखो। अच्छा, अब दूसरी बात ये है बच्चे कि ये आपकी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हैं, ऑफ कोर्स ये हाई टेम्परेचर पे बर्न होगी। तो इसके साथ में एक और चीज भी आती है, अगर मैं बात करूं, उन्हें हम बोलते हैं हैवी ड्यूटी ब्रिक्स। एक हैवी ड्यूटी ब्रिक्स भी आती है। ठीक है, हैवी ड्यूटी मतलब उनका कंप्रेसिशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है। जनरली जो आपकी क्या होती है, बेसिकली जामा ब्रिक्स होती है, ओवरबर्न ब्रिक्स होती है। ओके, चलिए बढ़े आगे। तो मेरे ख्याल से इसका तो आंसर हो गया। इतना डाटा सफिशिएंट है, बाकी देखेंगे और किसी डाटा की रिक्वायरमेंट होगी तो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। हाँ जी, मेरे ख्याल से रिपीटेड क्वेश्चन। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रिक इज 3.5 MPa। अब गलत मत करके आना, इस तरह का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है एक ब्रिक की, किसी भी तरह की ब्रिक की बात कर रहे हो, तो आंसर है 3.5 MPa। सी हो गया आंसर इसका तो। ठीक है, इसका आंसर जो हम डिस्कस कर चुके हैं उनको बार बार डिस्कस करके अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो हम डिस्कस कर चुके हैं बार बार उन चीजों को डिस्कस करके अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आ जाओ। अच्छा, इसमें ना एक चीज मैं और डिस्कस करना चाहूंगा, आई जस्ट वांट टू डिस्कस द वन मोर थिंग। मेरे ख्याल से हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक ये, दैट आई थिंक हमें डिस्कस करना है। देखो ये मेरे पास ब्रिक है, ये भी आपसे पेपर के अंदर पूछा हुआ है। ये ईंट है, और हमेशा बच्चे जब भी आप ब्रिक मेसनरी वर्क में ब्रिक्स को यूज करोगे, तो जब एक पूरा ईंट का लेयर लगाते हो उसके ऊपर दूसरा आप ईंट रखते हो, तो जो एक ईंट का लेयर लगाया उसको कोर्स बोलते हैं, दैट इज वन कोर्स। तो जब ब्रिक का एक कोर्स के ऊपर दूसरा कोर्स आता है, तो हमेशा जो फ्रॉग होता है वो ऊपर की तरफ रखा जाएगा। फ्रॉग इज ऑलवेज इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अगर आप फ्रॉग को डाउनवर्ड कर दोगे, नीचे की तरफ कर दोगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो फ्रॉग होगा पूरी तरह से वो मोटर से फिल नहीं होगा। तो इसलिए मोटर अगर फ्रॉग के अंदर नहीं जाएगा तो प्रॉपरली वहां पे आपको एक बॉन्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो फ्रॉग का पर्पस होता है बॉन्ड देना होता है मेजरली। फ्रॉग है क्या, बेसिकली एक तरह से इंडेंट है ये। मैंने आपको दिखाया प्रैक्टिकली ब्रिक कैसे दिखती है, तो ये फ्रॉग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉग बेसिक। ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे होता क्या है, ये जो मेरी ईंट है ना, इस फ्रॉग को, ये जो फ्रॉग है, दिस फ्रॉग। ठीक है जी, फ्रॉग। अब ये मत बोलना कि सर इसका फ्रॉग क्यों नाम दिया गया। ठीक है, ऐसा तो जस्टिफिकेशन मुझे मिला नहीं कहीं किसी किताब में कि फ्रॉग को फ्रॉग क्यों बोलते हैं ना। अगर आप लोगों को मिला होगा तो जरूर शेयर करें। तो इसे क्या किया जाता है ना, जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो ये तो फ्रॉग वाला पोर्शन खाली होगा, इसको भरा जाता है यहाँ पे। इसको भरा जाएगा सीमेंट सैंड के पेस्ट से, जिसको हम बोलते हैं मोटर। इसको भरा जाता है सीमेंट सैंड के पेस्ट से, जिसको हम बोलते हैं मोटर। 1:3 ये पूछ सकता है आपसे।
1:3 ये रेशियो का मोटर तैयार किया जाएगा। और मैंने बताया भी था, इवन जो हम सीमेंट का भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, जिसमें एक पार्ट किसका था, सीमेंट का था, सी फॉर सीमेंट, और 3 पार्ट में क्या था, सैंड था। ठीक है, सैंड आपका इनोर सैंड था। प्रैक्टिकली 185 ग्राम सीमेंट लेते थे और 555 ग्राम सैंड होता था, दोनों को मिक्स करते थे 2 मिनट तक ड्राई मिक्सिंग, फिर पानी मिलाते थे। 3 से 4 मिनट से ज्यादा आपका वेट मिक्सिंग का टाइम नहीं होना चाहिए। सर इसका साइज सेम रहेगा, किसका साइज, किसका साइज सेम रहेगा, शिव जोशी, किसका साइज सेम रहेगा, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का। किसके साइज की बात कर रहे हो, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के साइज की बात कर रहे हो, तो सेम है, इसमें कोई टॉलरेंस नहीं है ऐसा क्यों, इसका साइज अलग है। हाँ, जैसे एसिड रेजिस्टेंस ब्रिक का डायमेंशन अलग होता है, सीवर में जो ब्रिक्स हम लगाते हैं उनकी डायमेंशन अलग होती है, क्योंकि सीवर में जो हमारी ब्रिक्स लगती हैं, सीवर में बहुत सारी हार्मफुल गैसेज भी निकलती हैं। ठीक है, तो सीवर ब्रिक्स अलग होती हैं। ठीक है जी, चलिए बढ़े आगे। अच्छा चलो, अब मैं बात कर रहा था, मैं भुला दिया आप लोग। चलिए, अब यहाँ पे ये फ्रॉग है, इसको भर दिया आपने मोटर से, मोटर से फिल कर दिया। फिर इसके ऊपर ना आप गनी बैग, जो आपकी जूट वाली बोरियां होती हैं, है ना, तो उसको गीला करके डाल दोगे 24 घंटे तक। ठीक है, पड़ा रहने दो उसको 24 आवर्स तक। ठीक है जी, उसके बाद इसको उठाओ, ब्रिक को, मतलब ये वाला जो है, अब कॉन्टिन्यूसली 3 डेज तक, 3 दिनों तक इसको आप क्या करोगे, मतलब जो गनी बैग है वो इस फ्रॉक के ऊपर जहां पे आपने मोटर रखा हुआ है, मोटर से फिल किया हुआ है, इसके ऊपर पड़ा रहने दो। टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब हम निकाल रहे हैं। ठीक है जी, जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, इसके बाद आप इसको उठाओ 3 डे तक। इसके बाद इसको उठाओ और कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में सीटीएम, इसके ऊपर कंप्रेसिव नेचर का लोड अप्लाई करो, और 14 Newton/mm² इस रेट से आपने लोडिंग अप्लाई करनी है। ठीक है जी, इस रेट से आपने क्या करनी है, लोडिंग अप्लाई करनी है। ठीक है, बस ये ध्यान रखो कि यहाँ पे जो आपको फ्रॉग वाला पोर्शन है ना, इसको फिल किया जाएगा मोटर से, और मोटर कितना है, 1:3 है, मोटर कितना है, 1:3 है। ठीक है जी, बाकी लगेगा तो और डाटा देखेंगे आगे चल के, लगेगा तो और भी इसकी डिटेल हम स्टडी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर से बता दूं, ये जो आपका फ्रॉग है, इसको भरा जाता है 1:3 मोटर से, और इस ब्रिक को क्या करते हैं हम, फिर गनी बैग, गनी बैग बोल दो, जूट के बैग बोल दो। ठीक है जी, वो उससे हम ढक देंगे इसको, उससे हम ढक देंगे। और ये 3 दिनों तक क्लीन वाटर, अच्छा मैंने यहाँ पे झूठ बोल दिया, फिर उसके बाद 24 घंटे के बाद क्या करोगे, 24 आवर्स तक जो गनी बैग्स होते हैं ना, GUNN, स्पेलिंग चेक कर लेने के बाद, जो गनी बैग्स होते हैं उससे ढक दो। ठीक है जी, 24 घंटे तक। उसके बाद आफ्टर दैट, गनी बैग हटाओ, और क्लीन वाटर में 3 दिनों तक उसको पड़ा रहने दो। क्लीन वाटर में 3 दिन तक उस ईंट को, और ऐसी एक ईंट नहीं होगी, 3 ईंटें होती है, मिनिमम तो 3 ईंट होनी चाहिए, उस ईंट को क्लीन वाटर में पड़ा रहने दो 3 दिन तक। ठीक है जी, निकालो उसको तीसरे दिन, 3 दिन कंप्लीट होने के बाद, अब उस ब्रिक को निकालो और कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करो। ठीक है जी, और जो रेट होता है यहाँ पे लोडिंग अप्लाई करने का, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये है क्लीन वाटर लोडिंग रेट, ये पूछ सकते हैं आपसे, लोडिंग रेट, ये लोडिंग रेट है 14 न्यूटन पर mm²। ठीक है जी, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे लिखोगे, हाउ यू कैन राइट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो सिंपल सी बात है कि जो ब्रिक आपका फेल हुआ, जो टूट फूट रहा होगा ब्रिक, उसने कितना लोड यहाँ पे बियर किया, मैक्सिमम लोड, तो मैक्सिमम लोड एट द रेट फेलियर, इसको डिवाइड कर दो किससे, लोडेड एरिया ऑफ ब्रिक, लोडेड एरिया ऑफ ब्रिक, मिल जाएगा आपको वैल्यू। सर पहले बॉडी आर्क, सर सर
पहले बॉडी आर्क ब्रिक को तो बताए थोड़ा। बॉडी आर्क ब्रिक कौन सी है? मैं समझा नहीं श्रवण, समझा नहीं, फिर से आप इसको क्वेश्चन को फ्रेम करें, राइट। देखो ना, जब आप हिंदी और पंजाबी का मिश्रण करते हो ना, वो लाजवाब चीज बनती है, सही मानते हैं हम। लेकिन दिक्कत ये है कि वो लाजवाब चीज ना थोड़ा लेट में भी समझ में आती होगी किसी किसी के। ठीक है, चलिए। क्योंकि आधी आप हिंदी डाल देते हो, आधी आप पंजाबी डाल देते हो, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है फिर। ये लो, ओवरबर्न का टाइप है। ठीक है, इसके ऊपर बाद में आते हैं फिर। वी विल कम ऑन द लेटर स्टेज, ओके। नाइन पे आओ। व्हेन अ ब्रिक इज इमर्स इन कोल्ड वाटर, तो मतलब मैं सही पढ़ा था। व्हेन अ ब्रिक इज इमर्स इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स, जब एक ईंट को ठंडे पानी में आप डिप करते हो 24 घंटों के लिए, इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर बाय वेट मोर देन, हाँ जी कितना, इसका तो आंसर कर सकते हो। इसका तो कर ही सकते हो आंसर, इसमें भी गलती कर दोगे। नाइन्थ का क्या हो गया? नाइन्थ का सी 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 सी, हाँ बाकी करो। बाकी का भी आंसर आ चुका है, सी ही आंसर है, तो हम डेटा स्टडी कर चुके हैं। टेंथ का सी हो गया, आ जाओ टेंथ के ऊपर। अब बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज फॉर, कहाँ पे यूज नहीं करोगे? क्या हर चीज में यूज नहीं करोगे? यस, हर चीज में तो यूज होती है। डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज होती है, यस डेकोरेशन में भी यूज होंगी। राउंडेड ऑफ शार्प कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स है, CORN नहीं है ना, थोड़ा सा मैनेज करना। हमारा जो टाइपिंग टीम है वो थोड़ा जल्दबाजी में कर देता है ऐसी हरकतें, इससे कॉर्नर्स। ठीक है जी। तो बुल नोज ब्रिक कहाँ पे यूज होंगी? तो यहाँ पे तो सभी जगह यूज होंगी, पिलर्स में यूज नहीं करते हो आप। बच गया ऑप्शन बी। तो मैंने यहाँ पे जो आंसर फ्रेम किया बच्चे, मुझे पता नहीं था इसको कहाँ यूज नहीं करते, लेकिन मुझे ये पता था इसको कहाँ पे यूज करते हैं। तो एक ऐसा ऑप्शन होगा जहाँ पे यूज नहीं करते हैं। आंसर हो गया फिर बी। ये देखो फिगर भी है सामने, ये देखो फिगर भी है सामने बुल नोज ब्रिक का। तो ये क्या है, इसके जो एजिज हैं, ये क्या किया है यहाँ पे, चैम्फर्ड कर दिया है। राउंडेड बोल दो, चैम्फर्ड बोल दो। राउंडेड हो गया यहाँ से यार, चैम्फर्ड हो गया, CHAMPHERD, चैम्फर्ड। ठीक है, कुछ भी बोल लो। चलो बड़े आगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या बोल रहा है? वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ बर्न्ट क्ले ब्रिक्स ऑफ ग्रेड हायर देन 12.5 शुड नॉट एक्सीड। इसका भी आंसर कर सकते हो। अगर ग्रेड यहाँ पे 12.5 से ज्यादा है तो वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है? 15% था क्या? वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है? 15% था क्या? अब ये तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इनमें आप क्या डिस्कस करना है, क्योंकि हम तो सारा डेटा इनका डिस्कस कर चुके हैं पहले। 15%, सी 15%। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले, ये लो। ये भी मोस्ट वांटेड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो सीमेंट है चाहे वो ब्रिक है। ठीक है जी, चाहे वो सीमेंट है चाहे वो ब्रिक है, ये मोस्ट वांटेड है। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है ना, हमारा जो ब्रिक्स है उसमें अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें, ब्रिक्स के अंदर, तो देखो ना, ये हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं, पंजाब से हो तो सभी जानते होंगे, मास्टर सलीम जी। तो ये है सलीम, मास्टर सलीम जी, इनका नाम ध्यान रखो, मास्टर सलीम। तो ये एक तरह से ना आपके पास जो ब्रिक में इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी ये परसेंटेज वाइज डाटा को शो कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा कौन होता है? सिलिका। सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है ब्रिक के अंदर? सिलिका। सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है वो सिलिका, कितना होता है सिलिका? सिलिका होता है 50 से 60%। कितना होता है सिलिका? 50 से 60% होता है सिलिका। ब्लैक सिलिकॉन सिलिका ये सारा। ठीक है जी। अब ये जो सिलिका होता है ये क्या करता है? सिलिका प्रिवेंट करता है, सिलिका प्रिवेंट करता है, सिलिका रोकेगा। सिलिका प्रिवेंट करता है, क्या प्रिवेंट करता है? ईंट में क्रैक आने से रोकेगा, क्रैकिंग, क्रैकिंग को प्रिवेंट करेगा सिलिका। ईंट को सिकुड़ने से बचाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर ईंट सिकुड़ेगी तो उसके कारण भी क्या होगा? क्रैक्स आएंगे। श्रिंकेज को प्रिवेंट करेगा काफी हद तक। और ईंट को वार्प होने से रोकेगा, मुड़ना बेसिकली जिसको बोलते हैं, वार्पिंग। ये भी रोकेगा। कौन रोकेगा? सिलिका। सिलिका क्या करता है? और सिलिका और क्या करता है? सिलिका यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी और एक यूनिफॉर्म शेप भी प्रोवाइड करता है सिलिका, मतलब ब्रिक को ड्यूरेबल भी बनाएगा। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड यूनिफॉर्म शेप, ड्यूरेबिलिटी एंड यूनिफॉर्म शेप ये भी प्रोवाइड करेगा।
ओके। इफ सिलिका इज इन एक्सेस, अगर ये सिलिका जरूर से ज्यादा होगा, मैंने आपको पहले बोले, बिल्कुल सही कहा है जिसने भी कहा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जरूर से ज्यादा पढ़ लोगे तब भी सर पकड़ के बैठ जाओगे। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो बाद में पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर तो निकलेगा नहीं फिर। ठीक है, चलिए तो अभी पढ़ लो, और अभी कुछ भी नहीं होगा, सर पकड़ के पढ़ लो, हैबिट बना लो लगभग, कि 6 से 7 घंटे तो आपको गो थ्रू करना ही है। अगर सिलिका ज्यादा में होगा, इफ सिलिका इज इन एक्सेस, अगर सिलिका जरूरत से ज्यादा है, कितना जरूरत है, 50 से 60% है। जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि व्हेन सिलिका इज प्रेजेंट इन द एक्सेस क्वांटिटी, ब्रेन के ऊपर ट्रिगर ऐसा रखना कि आप उसकी क्वांटिटी को भी ध्यान में रखें। जब आप स्टडी कर रहे हो कि कितना क्वांटिटी, वो भी जरूर देख लें। ठीक है, लेजी बन ना करें कि चलिए बस आंसर देखते हैं, कि कौन यहाँ पे नोट्स ओपन करेगा। इफ सिलिका इज इन एक्सेस क्वांटिटी क्या होगा, तो एक तो ये कोहेजन को कम कर देगा। इट डिस्ट्रॉय कोहेजन, कोहेजन क्या होता है, सिमिलर पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, चिपकन। ठीक है जी, तो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। कोहेजन के टूटने से क्या होगा, आपकी जो ब्रिक होगी वो ब्रिटल हो जाएगी। ब्रिक विल बिकम ब्रिटल। ब्रिटल होने का मतलब क्या है, एकदम से टूट फूट जाएगी वो। ठीक है जी। अब ए से होता है एल्यूमिना, क्वेश्चन आया एल्यूमिना के ऊपर, आंसर भी आ चुके हैं मेरे ख्याल से, बी। चलिए देखते हैं। मैं देखो, मैंने आपको पहले बोला, हो सकता है आपने ये क्वेश्चंस गो थ्रू किए हो, लेकिन मैं डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ। ए से हो गया एल्यूमिना, ए से हो गया एल्यूमिना, पूरा क्रक्स मैं आपको इसी पेज के ऊपर यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये मेहनत तो करनी पड़ती है डाटा को फ्रेम करने के लिए। तो एल्यूमिना, एल्यूमिना कितना है यहाँ पे, एल्यूमिना है 20 से 30%। 20 से 30% एल्यूमिना होता है, और एल्यूमिना क्या इंपार्ट करते हैं, एल्यूमिना गिव्स प्लास्टिसिटी। तो ये जो पूरा का पूरा ग्रीन में है, वो मैं एल्यूमिना का ही डाटा लिखता हूँ। एल्यूमिना गिव्स प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है, कि आप इजिली ब्रिक को जो शेप में ढाल पा रहे हो ना, किसी भी शेप में, वो एल्यूमिना के कारण ही है। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ प्लास्टिसिटी। इट बोला मतलब एल्यूमिना, इट हेल्प्स इन इजी मोल्डिंग ऑफ ब्रिक। ब्रिक को आसानी से किसी भी शेप में ढालना, तो एल्यूमिना हमारी मदद करेगा, पहली चीज तो। इफ इन एक्सेस, अगर ये ज्यादा होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे फिर चलिए मैं लिख देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। इफ इन एक्सेस, अगर एल्यूमिना ज्यादा होगा तो ईंट में क्रैक आएंगे। तो कब आएंगे, जब आपकी ईंट सूख रही होगी, ड्राइंग हो रही होगी, बर्निंग नहीं हो रही है। बर्निंग अलग होता है, ड्राइंग अलग होता है। ड्राइंग होता है यहाँ पे एयर के थ्रू, यहाँ पे ईंट को सुखवाना, बेसिकली डायरेक्ट हम सन के कांटेक्ट में कभी नहीं रखते हैं ईंट को। ठीक है जी। तो इफ एल्यूमिना इन एक्सेस, देखो करने को मैं डायरेक्टली यहाँ पे एरो भी लगा सकता हूँ, लेकिन जो बच्चे थोड़े से वीक होंगे, या जो अभी सिर्फ रिकॉर्डेड ही देखते होंगे, या जिन्होंने अभी कोई भी क्लास नहीं लगाया होगा, जो अभी रिसेंटली भी ज्वाइन किए होंगे, तो उनको थोड़ा सा ट्यूनिंग बिठाने में ना समय लगेगा मेरे साथ। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जरूर यहाँ पे लाइव क्लास अटेंड करें। अगर एल्यूमिना आपके एक्सेस में होगा, तो क्या होगा, क्रैक्स इन ब्रिक। मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि हैंडराइटिंग साफ ही रहे, लेकिन कहीं कहीं हो जाती है थोड़ी सी गड़बड़। तो चलिए उसे कर लेते हैं सही, गड़बड़ को सही करना ही सही बात है। तो क्रैक्स इन ब्रिक कब, ऑन ड्राइंग। ये मैं ये बोल रहा हूँ कि ड्राइंग अलग है और बर्निंग अलग है। ठीक है जी। तो क्रैक्स आते हैं ब्रिक्स में जब ब्रिक आपकी ड्राई होती है। ठीक है, और एल से क्या होता है, एल से लाइम होता है। एल से क्या होगा, एल से लाइम होगा। आई से क्या होता है, आई से आयरन ऑक्साइड, जो आपको कलर मिलता है ब्रिक के अंदर। ठीक है जी। तो देखो लाइम का तो मैं डाटा यहाँ फ्रेम नहीं कर पाऊंगा, बट आई कैन राइट हियर लाइम। लाइम, लाइम जो होता है ब्रिक के अंदर, 10% से कम होना चाहिए। और ये जो लाइम है ना, वो एक तरह से फ्लक्स की तरह काम करता है। ठीक है जी। लाइम प्रिवेंट करता है श्रिंकेज ऑफ ब्रिक को भी। लाइम प्रिवेंट्स श्रिंकेज ऑफ ब्रिक ऑन ड्राइंग। तो जब ईंट आपकी सूख रही होती है ना, डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में रखते हैं एयर के थ्रू, तो ये जो आपका लाइम प्रेजेंट होता है, वो उसको श्रिंक होने से रोकता है। इफ इन एक्सेस,
सॉरी, इफ इन एक्सेस, अगर लाइम आपका एक्सेस में होगा, देन व्हाट विल हैपन? कलर ऑफ ब्रिक चेंजेस, कहाँ से कहाँ, रेड टू येलो। कलर ऑफ ब्रिक चेंजेस, कहाँ से कहाँ, रेड टू येलो। प्लीज रिमेंबर दिस वन, ये आपसे पूछ सकता है पेपर के अंदर। रेड में बंद कर देता हूँ उसको, येलो। ठीक है। तो मेजर मेजर से मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स आपसे डिस्कस कर ली। ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे हर इंग्रेडिएंट्स का अपना एक पर्पस होता है, एवरी इंग्रेडिएंट्स हैव इट्स ओन पर्पस। जस्ट होल्ड ऑन, सेविंग द डॉक्यूमेंट। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक हो चुका है आज की डेट में मेरे लैपटॉप के अंदर, ये बहुत ज्यादा चीजों को सेव करता है। कुछ और डाटा, शेप लॉस, यस। आई से हो गया यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, आई से बन गया आयरन ऑक्साइड, और एम से बन जाएगा मैग्नीशिया। देखो जो आयरन ऑक्साइड होता है ना, जो रेड कलर आता है ना ब्रिक्स में, वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इधर लिख देता हूँ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड ये जनरली आपका 7% से कम ही होता है। रेड कलर टू ब्रिक, रेड कलर टू ब्रिक किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है जी। चलिए, देखो क्या होता है ना, जब हम ब्रिक की बर्निंग कर रहे होते हैं, अगर एक्सेस में ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, अगर एक्सेस में ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, तब आपको कलर जो मिलेगा, दैट विल बी द रेड कलर। ठीक है जी, एक्सेस ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। और डार्क ब्राउन और इवन ब्लैक कलर की भी आपको ब्रिक मिल सकती है, जब यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी बर्निंग ऑफ ब्रिक के ड्यूरेशन में, अगर वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी, इनसफिशियंट वर्ड यूज किया गया है। ठीक है। तो कलर इसका चेंज भी हो सकता है। अब आयरन ऑक्साइड से एक तरह से इम्परवियसनेस भी आता है ब्रिक में, ये भी लिख लो आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इम्परवियसनेस, इम्परवियसनेस मतलब ये इम्परमेबिलिटी भी आप बोल सकते हो। ठीक है। ये इम्परवियस भी बनाता है ब्रिक को। तो कुछ हद तक आयरन ऑक्साइड से स्ट्रेंथ और हार्डनेस भी मिलती है, कुछ हद तक। ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा ब्रिक को, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। क्योंकि ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे हमारा ब्रेन वर्क नहीं करेगा, हम सोचेंगे यार ये स्ट्रेंथ और हार्डनेस थोड़ी देता होगा, जबकि दे रहा है। ठीक है जी? चलिए, और मैग्नीशिया क्या करता है? मैग्नीशिया, येलो जो टिंट आती है ब्रिक में, वो मैग्नीशिया के कारण ही होती है। ये आ चुका है पेपर में, कितनी बार रिपीट हुआ है कि कौन सा यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट है जिसके कारण यहाँ पे येलो टिंट आती है ईंट के अंदर? मैग्नीशिया, येलो टिंट। ठीक है जी। चलिए, अब इसका जो आंसर है, मेरे ख्याल से आप आंसर तो फ्रेम कर ही सकते हो। एक्सेस में होगा अगर आपका एल्यूमिना, देन इट विल मेक द ब्रिक क्रैक एंड वर्क ऑन ड्राइंग। बी आंसर हो गया इसका। समझे बात को? टॉयलेट आंसर बी। अब मेरे ख्याल से तो आंसर तो आपने कर ही दिया है। आंसर तो तुम कर ही दिए होंगे। अच्छा, अगर लाइम प्रेजेंट होगा एक्सेस में तो क्या होगा? अगर लाइम एक्सेस में प्रेजेंट होगा, ऑल तो मैंने फ्रेम भी कर दिया है, देन व्हाट विल हैपन? अगर लाइम एक्सेस में प्रेजेंट होता है तो कलर जो ब्रिक का होता है वो चेंज हो जाता है, रेड टू येलो हो जाता है। क्या मैंने फ्रेम किया, देखो रेड से वहां पे। ठीक है। और जब लाइम आपका लम में प्रेजेंट होता है ढेले की फॉर्म में, तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्व करता है, जिससे जो ईंट होती है वो स्वेल करती है, उसकी डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे आयरन पायराइड्स भी होते हैं। ठीक है जी। आयरन पायराइड्स भी होते हैं जो ब्रिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिससे ब्रिक आपकी ऑक्सीडाइज होती है और वो डिकम्पोज हो जाती है ड्यूरिंग द बर्निंग, और वो टूट जाती है पीसीस के अंदर। ठीक है। एल्कलीस जो इफ्लोरोसेंस होती हैं ब्रिक के अंदर, जो इफ्लोरोसेंस होता है वो एल्कलीस के प्रेजेंस के कारण होते हैं। इफ्लोरोसेंस कुछ नहीं होता, जो व्हाइट पैचेस हमें ब्रिक के सरफेस के ऊपर देखने को मिलते हैं, वो इफ्लोरोसेंस। मतलब जब भी ब्रिक बच्चे वो मॉइस्चर या वाटर के कांटेक्ट में आती है,
तो वाटर जैसे वो ब्रिक सोखती है, तो जो एल्कली प्रेजेंट होते हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, क्रिस्टल की फॉर्म में, और सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा और पीछे वहां पे सॉल्ट रह जाए। ठीक है, तो एल्कलीज ये हैं क्या, सारे सॉल्ट ही हैं। ठीक है जी। चलिए बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। द अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन द स्टिफ मड प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ब्रिक इज। स्टिफ मड प्रोसेस, ये जो स्टिफ मड प्रोसेस है ईंट बनाने के लिए, इसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर यूज किया जाता है वो कितना है। तो जनरली ये जो आपकी स्टिफ मड प्रोसेस है ना, अगर मैं स्टिफ मड प्रोसेस की बात करूं, इसको हम ना एक्सट्रूजन प्रोसेस भी बोलते हैं, एक्सट्रूजन प्रोसेस। EXTRU, जसपाल जी कंट्रोल करें। EXTRUSION, एक्सट्रूजन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आई विल नॉट गिव यू परमिशन टू राइट ऑन माई बोर्ड। चलिए अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। चलिए अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इससे हमारी जो क्लासेस होती है ना, चैट मैं आपको अलाउ करता हूँ, रीनेम जेमसेल भी आप रीनेम भी कर सकते हो, बाकी मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है जी, बाकी मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। हाँ जी, कितना है, कितना है। तो ये जनरली कितना होता है, 10 से 15% होता है। ये कितना है यहाँ पे, 10 से 15% होता है अमाउंट ऑफ जो वाटर है। 10 से 15%, मैक्सिमम अबाउट 10% बाई वेट नहीं, 10 से 15% के बीच में मैक्सिमम 10% कैसे हो गया, यूजुअली फ्रॉम 12 to 15% बाई वेट। और बाकी के दो तो आंसर होंगे नहीं, इसलिए जो अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है वो बी बन रहा है। क्योंकि 10 से 15% के बीच में जो डाटा आएगा वो 12 से 15% के बीच में भी आ सकता है। ठीक है जी, मान लो आपने यहाँ पे 13 कंसिडर कर लिया, 14 कंसिडर कर लिया परसेंटेज में, तो जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो बना है यहाँ पे बी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरनल साइज ऑफ मोल्ड यूज इन द ब्रिक प्रेपरेशन, आपने देखा होगा, एक सांचा होता है, सांचा बोल दो, ढांचा बोल दो, जिसको हम यूज करते हैं बेसिकली ब्रिक बनाने के लिए। ठीक है जी। तो उस सांचे की जो डायमेंशन है ना, वो कितनी ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो, ये जो ब्रिक मोल्ड है ना, मतलब जो हम ईंट बनाने के लिए मोल्ड लेते हैं, वो ब्रिक मोल्ड आपका वुडन का भी हो सकता है, वो स्टील का भी हो सकता है। और हर बार अगर आप वुडन ब्रिक मोल्ड यूज करते हो ना, तो उसमें सैंड की स्प्रिंकलिंग भी कम करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसमें सैंड की स्प्रिंकलिंग भी होती है फिर। ठीक है, नहीं देखा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वुडन वाला जो ढांचा होता है, सांचा बोल दो इसको जाए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको इसका फिगर। देखो, ऑलमोस्ट डायमेंशन तो ज्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। क्यों ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ब्रिक बनाते हैं, तुम खुद सोचो, अगर हम यहाँ पे ब्रिक बनाते हैं, तो इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है, हमारा जो मॉइस्चर होता है ब्रिक के अंदर बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हो बात को, इनिशियल स्टेजेस में जो मॉइस्चर होता है बहुत ज्यादा होता है। इनिशियल स्टेजेस में हमारा जो मॉइस्चर होता है बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए इसकी डायमेंशन है ज्यादा रखनी पड़ती है। और कितनी ज्यादा रखते हैं हम, जनरली 8 से 12%। ये डाटा भी मैं फ्रेम कर देता हूँ, 8 से 12%। मतलब जो भी यहाँ पे ब्रिक की आपको डायमेंशन मिलती है ना, एक वेल बर्न ब्रिक की, उसकी 8 से 12% ज्यादा ही डायमेंशन होती है इसकी। स्मॉलर देन द साइज ऑफ फुली बर्न ब्रिक, नो, इक्वल टू द साइज ऑफ, अगर मान लो आप इक्वल साइज रखते हो, तो डेफिनेटली जो आपको ब्रिक मिलेगी उसका साइज बाद में तो उससे भी छोटा होगा। ये भी आंसर नहीं है, तो ग्रेटर देन द साइज ऑफ द फुली बर्न ब्रिक्स कितना ज्यादा होता है, 8 से 12%। प्लीज रिमेंबर, वुडन का ढांचा होना चाहिए, वुडन का ढांचा, ढांचा बोल दो, सांचा बोल दो। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे ख्याल से। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, यस 15 था।
क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ मेक्स द ब्रिक। अगर एल्यूमिना आपका ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? अगर ब्रिक में एल्यूमिना ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? अच्छा, टू लूज कोहेजन, कोहेजन किसके कारण लूज होता है? ये तो होता है एक्सेस ऑफ सिलिका के कारण। ये तो था एक्सेस ऑफ सिलिका के कारण। अगर सिलिका पूछ रहा होता कि ड्यू टू एक्सेस ऑफ सिलिका देन व्हाट विल हैपन, तो आंसर सी होता। अगर पूछ रहा होता कि एक्सेस ऑफ आयरन ऑक्साइड, नहीं, ये एक्सेस के कारण नहीं है। इवन आयरन ऑक्साइड के कारण इम्परवियसनेस भी आती है ना। ये दिस इज ड्यू टू, मैं ऐसे लिखता हूँ, नॉट इन एक्सेस, दिस इज ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड से स्ट्रेंथ और हार्डनेस भी मिलती है। और ब्रिटल और वीक हो जाएगा ब्रिक ऑफ कोर्स ड्यू टू एक्सेस ऑफ सिलिका। तो क्रैक एंड वार्पिंग ऑन ड्राइंग ये देखने को मिलेंगे ड्यू टू एक्सेस ऑफ द एल्यूमिना। आंसर हो गया डी। आंसर हो गया डी। डी डी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ रहा हूँ। तो परसेंटेज सिलिका इन गुड ब्रिक शुड वेरी इन बिटवीन। हाँ जी, सिलिका कितना, 50 से 60%? सिलिका कितना, 50 से 60% है क्या? और एल्यूमिना होता है 20 से 30%। एल्यूमिना होता है 20 से 30%। ठीक है, बाकी तो कुछ रेंज में फॉलो नहीं कर रहा। बाकी तो कुछ भी रेंज में फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि लाइम 10% से कम होता है, मैग्नीशिया 1% से कम होता है, आयरन ऑक्साइड आपका 7% से कम होता है। ठीक है। चलिए, बाकी तो कोई यहाँ पे ऑप्शन अगर फ्रेम ही नहीं हो रहे। हाँ, इसका आंसर ये हो गया। सिलिका पूछे तो ये हो गया। ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। A first class brick when immersed in cold water, repeated क्वेश्चन है ये, should not absorb more than 20%। कर चुके हैं। रिपीटेड क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो सेकंड क्लास ब्रिक के लिए कितना है? 22%। सेकंड क्लास ब्रिक। और थर्ड क्लास ब्रिक के लिए कितना है? 25%। और ये 15% किसके लिए है? कोड के अकॉर्डिंग क्लास ग्रेटर देन 12.5। अगर याद हो कुछ। मैं यही बोल रहा हूँ कि जो चार ऑप्शन है ना, जब आप चारों ऑप्शन के भी आंसर फ्रेम कर लोगे तो एक क्वेश्चन से आपको ना चार क्वेश्चन और बन रहे हैं बेसिकली देखा जाए। कुल मिला के आप चार क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो एक क्वेश्चन के अंदर। ये देखो। ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 18 का ए, 18 का भी आंसर कर दिए हो, वेरी गुड। वुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक इज। ठीक है, ईंट बनाने के लिए जो आपकी अच्छी वाली मिट्टी है वो कौन सी होगी? क्ले, क्ले तो समझ से होगी क्ले क्या होती है। ठीक है जी। तो ये है वेदर्ड क्ले। वेदर्ड क्ले बोलने का मतलब क्या है? इस पे आपके इन्वायरमेंट के जितने भी एडवर्स इफेक्ट है वो सारे होने चाहिए, गर्मी सर्दी बरसात। ठीक है, आंसर यही है, वेरी गुड। तो देखो, अगर ये मान लो वेदर क्ले नहीं मिल रहा है फिर क्या करोगे? तो आपने यहाँ पे क्ले के अंदर सिल्ट प्रेजेंट हो ऐसी सॉइल यूज कर लो जिसको हम बोलते हैं सिल्टी क्ले। अच्छा, मुझे बताना कि सॉइल में अभी कहाँ पहुंचे। ये कुछ आपने नोटेशन ऐसी पढ़ ली, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ ली आप लोगों ने क्या? जब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ोगे ना उसमें कुछ ये वर्ड आएंगे, सिल्टी क्ले, क्लेई सिल्ट, या सिल्टी सैंड, या सैंडी सिल्ट। तो यहाँ पे क्या पढ़े अभी? नहीं, अभी नहीं पढ़े, चलिए ठीक है। इंडेक्स प्रॉपर्टी होगी, वेरी गुड। सिल्टी क्ले, ये सिल्टी क्ले है, क्लेई सिल्ट देखना। क्लेई सिल्ट। अब डोंट से कि सर बोथ आर सेम, लेट मी टेल यू दे आर नॉट सेम। क्लेई सिल्ट, क्लेई सिल्ट, तो इससे बोलने का मतलब क्या है कि सिल्ट क्वांटिटी। रुको जरा, इसको बार बार प्रॉब्लम होती है राइटिंग पैड को। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, सिल्टी सॉरी क्लेई सिल्ट, क्लेई सिल्ट। तो जो सिल्ट है उसके अंदर क्ले भी प्रेजेंट है। तो जो सिल्ट की क्वांटिटी है ना वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्ले क्वांटिटी। अगर सिल्टी क्ले होगा तो सिल्टी क्ले है वो क्ले, लेकिन उसमें सिल्ट भी प्रेजेंट है। समझ रहे बात को? तो अगर ये वेदर क्ले नहीं होता ऑप्शन में तो आपने सिल्टी क्ले आंसर करना है फिर, अगर ये लिखा होगा। ठीक है जी। और अगर ये सिल्टी क्ले नहीं होगा फिर आप, अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा है, देन यू कैन राइट द आंसर एज सैंडी क्ले। ठीक है जी? फिर आपका आंसर बनता सी ऑप्शन वाला। अगर ये भी नहीं होता तो आप क्ले के साथ चलते फिर। ठीक है जी, ब्लैक कॉटन तो आप कभी यूज नहीं करोगे। प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट, ठीक है। प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट, चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर, आ जाते हैं अब 19 के ऊपर। टारगेट है आज का हमारा
जो मैं क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ आज, ये सारे हमें कंप्लीट करने हैं। हॉलो ब्रिक्स आर यूज फॉर, हॉलो ब्रिक्स मतलब ऐसी ब्रिक्स जिनमें होल्स होंगे, ठीक है, कैविटीज होंगी ब्रिक के अंदर, उनको हम बोल रहे हैं हॉलो ब्रिक्स। ठीक है जी। तो आप इनको परफोरेटेड ब्रिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन परफोरेटेड ब्रिक्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब आपके पास ये जो परफोरेशन होती हैं, मतलब ओपनिंग का एरिया ज्यादा होता है, फिर वो जो परफोरेटेड ब्रिक्स होती है वो हॉलो ब्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। जो परफोरेटेड ब्रिक्स होती हैं फिर वो हॉलो ब्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है जी। तो हॉलो ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, IS 3952। ठीक है जी। अब हॉलो ब्रिक्स कुछ नहीं, नाम से समझो कि कैविटीज है अंदर और कुछ भी नहीं है। रिड्यूसिंग द कॉस्ट, अर्थ प्रूफ बिल्डिंग्स, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स में यूज करोगे, इंक्रीजिंग द बिल्डिंग एरिया रेजिस्टेंस अगेंस्ट द हीट फ्लो। क्या लगता है आप लोगों को? जो आपकी हॉलो ब्रिक्स होती है ना, जो खाली है अंदर से, ऑफ कोर्स वो एक तरह से हीट इंसुलेशन और साउंड इंसुलेशन की तरह कवर करती है, तो इसका आंसर डी हुआ। DDDS। ठीक है जी। इज इट ओके? अब देखो, एक तो अगर डेड वेट कम करना होगा मेसनरी वर्क के अंदर, तो आप ये हॉलो ब्रिक्स यूज कर लो, क्योंकि खाली अंदर से। ये अगर आपको पार्टीशन वॉल में यूज करना होगा, हॉलो ब्रिक्स यूज कर लो, पार्टीशन तो करनी है, क्या दिक्कत है? और इसमें फर्दर टाइप्स हैं, टाइप ए हॉलो ब्रिक्स है, टाइप बी हॉलो ब्रिक्स है, टाइप सी हॉलो ब्रिक्स है। तो टाइप ए की हॉलो ब्रिक्स होती है, उसमें आपके पास जो फेसिस होते हैं ना, मतलब उनमें आप ये बोल सकते हो कुछ स्लॉट्स बने होते हैं प्लास्टिक के लिए, यू कैन से दैट वन। ठीक है। लेंथ लगभग सेम ही होती है, इनके साइजेस अलग हैं। ठीक है। और मिनिमम जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है इसकी भी हॉलो ब्रिक्स की, मिनिमम जो मुझे डाटा यहाँ पे मैंने नोट डाउन करके रखा है, मैं लिखा देता हूँ। मिनिमम जो इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ऑफकोर्स ये एवरेज है, मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिस, मिनिमम कम से कम इतनी, ऐसे ज्यादा चाहिए हमें तो 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, सेम ही क्लॉज है जो हमने पीछे स्टडी किया था। वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से कम, वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी लेस देन 20%, 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 का बी, इफ रेन वाटर फॉल्स ऑन हॉट ब्रिक्स, अगर गरम गरम ईंट के ऊपर, मतलब जब ये किलन की हम बात कर रहे हैं, क्लैंप की बात कर रहे हैं, गरम गरम ईंट के ऊपर अगर बारिश की बूंदें गिरती है, देन द शेप ऑफ द ब्रिक्स गेट डिफॉर्म। ईंट की जो शेप होंगी वो यहाँ पे डिफॉर्म हो जाएंगी, जिसको डिफॉर्म को आप क्या बोलते हो, जो ये आई थिंक ये डिफेक्ट आ गए हैं। मैं फिलहाल ना ये दो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू डिस्कस द क्वेश्चन बाय द फिगर्स। ठीक है। मैं दो क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। ठीक है जी। दो क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ, ऑल दो ठीक है, इसका आंसर मेरे ख्याल से चप्स दिया है तो चप्स ही होता है। इसका जो आंसर है ना वो चप्स, ये बी ही है, यू आर राइट। ठीक है जी। लेकिन आई जस्ट वांट टू शो यू द क्वेश्चंस बाय द फिगर, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका आंसर फ्रेम नहीं करता हूँ। ये चलो मैं आपको बाद में शो कर दूंगा फिगर। इसका आंसर बी है, चप है। ठीक है। और जो लेमिनेशन होता है ना ब्रिक के अंदर, ये जो लेमिनेशन होता है, ये जो लेमिनेशन होता है बच्चे, ये जो ब्रिक के अंदर जो एयर इंट्रैप हो जाती है एक तरह से, उसमें उसके कारण क्या होगा, वॉइड्स फॉर्म होंगे। तो वो जो आपकी ब्रिक्स होती है ना, उसको डिसइंटीग्रेट, उसकी लेयर को ये डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो यहाँ पे एयर वर्ड्स अंदर इंट्रैप होते हैं। मतलब एक तरह से हम उसको क्या बोलते हैं, डिफेक्ट को लैमिनेशन बोलते हैं। फाइन। सो इसमें कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लैमिनेशन इज ड्यू टू, ठीक है, देख लेना ये स्टेटमेंट बन रहा है प्रॉपर्ली। लैमिनेशन इज ड्यू टू entrapped एयर, लैमिनेशन इज ड्यू टू entrapped एयर इन voids। ठीक है जी। प्लीज रिमेंबर दिस वन। ये आंसर हो गया क्वेश्चन का। और इफ्लोरेसेंस किसके कारण होता है, बताया था, एल्कलीज के कारण। एल्कलीज के कारण तो होता है इफ्लोरेसेंस, पूछा हुआ था ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर के अंदर, चंडीगढ़ MC डिपार्टमेंट सब डिविजनल इंजीनियर का पोस्ट के लिए। ठीक है जी। ब्लोटिंग, ब्लोटिंग भी क्या है, सारे डिफेक्ट है हम ब्रिक्स के।
ब्लोटिंग क्या है? ब्लोटिंग इज आल्सो डिफेक्ट। ब्लोटिंग में क्या होता है? स्पॉन्जी स्पॉन्जी स्वेलन, मतलब फूला हुआ मांस होता है ब्रिक के सरफेस के ऊपर। स्पंजी स्पॉन्जी स्वेलन मास ऑन द सरफेस ऑफ ब्रिक। किसके कारण होता है? ब्लोटिंग आता है किसके कारण है? ड्यू टू एक्सेस ऑफ द कार्बोनेसिस मैटर प्रेजेंट इन द ब्रिक एंड द सल्फर आल्सो। किसके कारण होता है ब्लोटिंग? दिस इज ड्यू टू एक्सेस कार्बोनेसियस ड्यू टू एक्सेस कार्बोनेसिस मैटर एंड सल्फर इन द ब्रिक। ठीक है जी, क्लियर है ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसी के साथ ही है लिंक। तो इनके ना मैं आपको फिगर दिखाऊंगा बिकॉज आई जस्ट मेक अ फाइल आल्सो, क्योंकि ये जो मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है तो मैंने बाई फिगर ये बच्चों को चीजें दिखाई हैं। तो सेम फाइल आई विल शेयर here in the running class also. I will not share that in the group. I will show you in the running class. Okay, that I will not share in the group. मैं फिर से बोल देता हूँ, I will show you in the running class. Swelling of bricks due to presence of the carbonation matter and any gas forming material in the clay and due to the bad burning or very rapid burn firing is known as, क्या बोलते हैं इसको? तो ब्लोटिंग हो जाएगा। तो सीधा सीधा अभी देखा ब्लोटिंग का डेफिनेशन, ब्लोटिंग हो गया ये, दिस इज ब्लोटिंग। ठीक है, बाकी मैं इसके पॉइंट अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू मेक और टू डू द होमवर्क ऑन डिफेक्ट आल्सो। बॉक्साइट ब्रिक्स क्या होती है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बॉक्साइट ब्रिक्स। तो बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के अंदर फॉल करती है ना बॉक्साइट ब्रिक्स। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। जो बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है ना उसके अंदर फॉल करती है ये। ओके, जो बॉक्साइट ब्रिक्स हैं वो किसके अंदर फॉल करती हैं? बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के अंदर। ओके जी, चलिए बढ़े आगे। देखो क्या बोल रहा हूँ, आई थिंक आई कैन राइट हियर द थिंग्स। बी आंसर, हाँ। क्वेश्चन नंबर 22 का ना मैं कुछ यहाँ पे डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 की। जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, ठीक है जी, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बोल दो उनको, या आप इनको फायर क्ले ब्रिक्स बोल दो, मतलब एक ही है। ठीक है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बोल दो या फायर क्ले ब्रिक्स बोल दो। इनके ना फर्दर तीन टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स। फर्स्ट दैट वी हैव इज द एसिड ब्रिक्स। पहले जो टाइप हो गया वो हो गया एसिड ब्रिक्स का। सेकंड टाइप दैट वी हैव इज द बेसिक ब्रिक्स। तीसरा जो टाइप है हमारे पास वो है यहाँ पे न्यूट्रल ब्रिक्स का। तीसरा जो टाइप है वो है न्यूट्रल ब्रिक्स। ठीक है जी, ये जो एसिड ब्रिक्स है ना, देखो क्वेश्चन कहाँ से उठाया इसने। एसिड ब्रिक्स के अंदर फर्दर यहाँ पे और ब्रिक्स है, कौन कौन सी है एसिड ब्रिक्स के अंदर? फायर ब्रिक्स, कॉमा, सिलिका ब्रिक्स। बस नाम ध्यान रखना और आगे बढ़ जाओ, ये तो डाटा बहुत ज्यादा ज्यादा होगा, कितना याद रखोगे। बेसिक ब्रिक्स के अंदर क्या क्या आ रही है ब्रिक्स? बेसिक ब्रिक्स के अंदर है मैग्नेसाइट ब्रिक्स, मैग्नेसाइट ब्रिक्स, डोलोमाइट ब्रिक्स, और तीसरी है बॉक्साइट ब्रिक्स। लेट्स लिखता हूँ जो बेसिकली क्वेश्चन ही फ्रेम किया गया है। तो देखो यहाँ पे ना इसने क्या बोला कि जो बॉक्साइट ब्रिक है वो बेसिक ब्रिक्स के अंदर फॉल करती है। इसने उल्टा कर दिया, यहाँ से एक चीज उठाया और पूछा किसके अंदर फॉल करती है। तो आंसर हो गया ये बेसिक रिफ्रैक्टरी। बेसिक लगा देखो इधर, एसिड के अंदर तो आएंगे नहीं। एसिड के अंदर क्या क्या आ रही है? फायर ब्रिक्स आ रही है, सिलिका ब्रिक्स आ रही है। और जो न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है इसके अंदर क्या क्या आ रही है ये भी लिख लेते हैं। इसको ब्लैक से लिख लेते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर क्रोम ब्रिक्स आती है, नाम ध्यान रखो और आगे बढ़ जाओ। क्रोम ब्रिक्स आती है इसके अंदर। और
क्रोम मैग्नीसाइड ब्रिक्स आती हैं, क्रोम मैग्नीसाइड ब्रिक्स आती हैं, और स्पाइनल ब्रिक्स आती हैं, SPINEL, स्पाइनल ब्रिक्स आती हैं, और एक और ब्रिक है, नाम ध्यान रखना, फॉर स्टीराइड ब्रिक्स, FORSTERITE, फॉस्फेराइट ब्रिक्स, ये आती है इसके अंदर। ठीक है जी। तो बच्चे ध्यान रखना कि जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हैं दे आर ऑलवेज सेट इन द फायर क्ले मोटर, मतलब फायर क्ले से जो हमारा मोटर बनता है उसके अंदर, हम कभी भी इसको लाइम मोटर या सीमेंट मोटर के साथ यूज नहीं करते। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन का भी आंसर हो गया बी। कुछ हमने इसकी डिटेल भी देख ली। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ फिर। तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ परफोरेटेड ब्रिक्स शुड नॉट बी, ये लो, तो परफोरेटेड ब्रिक्स का जो कोड है ना, वो है IS 2222, ये कोड है पहली चीज पे। अब ध्यान देना जरा, अब जो परफोरेटेड ब्रिक्स का यहाँ पे क्लॉज है, अदरवाइज जो परफोरेटेड ब्रिक्स होगी वो हॉलो ब्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। अगर एरिया ऑफ परफोरेशन, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, जस्ट होल्ड ऑन गाइस, सेविंग द डॉक्यूमेंट, जस्ट होल्ड ऑन, आई हैव टू शो यू अ पिक्चर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फिगर देख लोगे ना, देन इट विल रियली हेल्प यू अंडरस्टैंड द, ये लो, ये है आपके पास, ये देख लो, ये क्या है, ये है आपके पास परफोरेशंस, दीज आर द परफोरेशंस, परफोरेशंस। तो अगर एरिया ऑफ परफोरेशन, एरिया ऑफ परफोरेशन, अगर एरिया ऑफ परफोरेशन आपका, ऑल्दो ये कम होना चाहिए, इसे एरिया ऑफ परफोरेशन पे ऐसे लिखता हूँ, शुड बी लेस देन 30 to 45%, किसका, ऑफ एरिया ऑफ फेस। एरिया ऑफ फेस कैसे लिखोगे, तो ये डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए, लेंथ, इस डायमेंशन को विड्थ से गुना कर लो तो ये एरिया हो जाएगा फेस का, इसका 30 से 40% कर लो। इतने एरिया, इससे कम एरिया में अगर परफोरेशन है, देन यू आर कॉलिंग दैट ब्रिक इज एज अ परफोरेटेड ब्रिक्स। लेकिन अगर इससे ज्यादा होगा फिर वो ब्रिक आपकी हॉलो ब्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी। और परफोरेटेड ब्रिक्स में हमारा जो इफ्लोरेसेंस होता है, स्लाइट होता है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछा हुआ है, तो मैं वो डाटा लिखता हूँ पहले। ये पूछा हुआ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो परफोरेटेड ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है बच्चे, वो आपकी 7 N/mm² से कम नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन। ठीक है जी। और जो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन है, वाटर कंटेंट है, इट शुड बी लेस देन 15%, 15% से कम ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एरिया ऑफ परफोरेशन आपका 35 से 45% से ज्यादा है, उस केस में जो ब्रिक्स होंगी आपकी वो हॉलो ब्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, बढ़े आगे। चलते हैं मेरे ख्याल से आगे। तो क्वेश्चन के बजाय मिनिमम कंपनसेशन कितना हो गया, 7 हो गया फिर इसका, इतना जो चाहिए चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। बस हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक क्लास और चाहिए, हम अपना ये पूरा ब्रिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्लास में मैं ब्रिक मेसनरी के भी क्वेश्चन के साथ आऊंगा, मतलब ब्रिक और ब्रिक मेसनरी दोनों हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्वेलिंग ऑफ ब्रिक इज नोन एज, जो स्वेलिंग ऑफ ब्रिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लोटिंग, इट इज ब्लोटिंग। ठीक है। बल्किंग क्या होता है, बल्किंग तो वॉल्यूम बढ़ना होता है ना,
बल्किंग क्या होता है, बल्किंग वॉल्यूम बढ़ना होता है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं, स्वेलिंग ऑफ ब्रिक, ब्रिक का वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन ब्लोटिंग होता है, बल्किंग नहीं होता। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है ऐसे। 24 का सी। 25 पे आओ। वुड ब्रिक ऑफ क्लास वन टाइप कैन ऑब्जर्व वाटर लेस देन और इक्वल टू। वुड ब्रिक है, क्लास वन टाइप है, तो कितना, 20% बाय वेट ऑफ द ब्रिक। बाय वॉल्यूम तो होता नहीं है। समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन नंबर 26 पे आओ। हाई क्वालिटी ब्रिक्स आर प्रोड्यूस इन। इसमें आपको अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स मिलती है क्लैंप और क्लियंस में। हाँ जी। तो एक काम करते हैं, यहीं पे फिलहाल हम ब्रेक लगाते हैं 25 तक की, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि मुझे कुछ और डाटा भी आपसे डिस्कस करना है क्लैंप और क्लियंस के बारे में।